गाड़ी का नंबर, फ़ोन का नंबर और पता नहीं घर के नंबर से बता दे रहे हैं, तो उससे भी विश्वास होता नहीं है। कि मोदी जी की मम्मी आए मेरे पास, तो आप प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री बनेगा, इम्पॉसिबल है। आप ये बोलोगे कि 40 के बाद राइज है इसका, तो माँ क्या बोलेगी? माँ अपने हिसाब से कुंडली देखेगी। पढ़ाई कैसी है? मैं बोलूँगा एवरेज। बोले शादी वादी, मैं बोलूँगा वो भी इतनी चलेगी नहीं। बच्चे, मैं बोलूँगा वो भी कमज़ोर है। फिर कहा कि मेरे बच्चे की कुंडली अच्छी है, तो उनके लिए कुंडली खराब हो गई। क्योंकि मून बहुत क्लोज है और सन इतना मैसिव है कि उसका इफेक्ट। तो पहले तो ये बताइए कि कौन सी शक्तियाँ हैं जो यहाँ तक पहुँच रही हैं बट हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं। फ्रांस में कुछ केव्स हैं, 40,000 साल पहले की केव्स हैं। उसके अंदर केव पेंटिंग्स में भी उन्होंने जो टॉरस साइन है उसकी शेप बुल की तरह बना रखी है। जब सूरज उगता है उसके पीछे भेड़ की शेप हो तो गर्मी की शुरुआत हो जाती है, उसके पीछे बिच्छू की शेप हो तो फिर सर्दी की शुरुआत हो जाती है। मैं सुनता हूँ कि बुद्ध और ये दोस्त हैं, मित्र हैं, ये कैसे डिसाइड हुआ है? जो भी नियम मैटर के ऊपर लगते हैं वही नियम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लग रहा है। तो जब आग जलती है वो बुझते किससे? पानी से। और नोटिस किया गया कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी बॉडी का तापमान भी थोड़ा बढ़ गया। तो लेट्स सी क्या हम पानी से इसको शांत कर सकते हैं? ठंडा पानी पिला दिया। एक ही समय में अगर दो बच्चे अलग अलग जगह पर हैं, दोनों ब्रिलियंट होंगे ऐसा देखा गया, बट इसमें मान लीजिए एक ही जगह पर दो बच्चे, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के मिलेंगे आप। जैसे कि अपने जिम्बाब्वे में देखा था, अपने दो भाई दोनों क्रिकेट खेल रहे होंगे, मार्क जकरबर्ग होंगे जिससे कंपनी उठाई, जुड़वा बच्चे दोनों हार्वर्ड गए, दोनों ने साथ में काम किया, जुड़वा उनकी बीवियां हैं। कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको उनमें भी। किसी की शादी कब होगी ये मैरिज कोई ऊपर वाले का नियम नहीं है, ये मैन मेड लॉ है। इसीलिए मैरिज में इतनी प्रेडिक्शंस में एरर है, इसीलिए करियर की प्रेडिक्शंस में इतनी एरर है। हमारे क्या है कि हमारे वैदिक वांग्मय या वेदांग में ज्योतिषी तो बात है, लेकिन फिर भी जो सनातन धर्म के ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो या दयानंद सरस्वती जी हो, तो उन्होंने इसे सुपरस्टिशन ही माना है। महान साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई करी थी, रिसर्च करी और बहुत मैं डीप गया, उसके बाद अब मैं बोलता हूँ कि ये बकवास है। तो उसके साथ मैं बात करना चाहूँगा। अगर हम प्रेडिक्ट करें किसी ग्लोबल क्राइसिस को या कोविड को या फिर हम अर्थक्वेक को, तो वहाँ किसकी कुंडली देख रहे हैं? साथियों, आप सभी का स्ट्राइकिंग थॉट शो के इस नए एपिसोड में स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, मैंने कभी भी इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी पर बात नहीं की है। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय रहा है जहां पर मैं बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूं। मुझे बहुत सी चीजें लॉजिकल नहीं दिखती हैं, खासकर ग्रहों की पोजीशंस के आधार पर आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देना। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देखता हूँ कि जो ज्योतिष रही है वो हमारे वेदांग का पार्ट रही है। जो हमारे 6 वेदांग है उसमें ज्योतिष एक मुख्य भाग है। अब ज्योतिष में भी देखें तो एक गणित है जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और एक फलित है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में तो मेरा पूरा भरोसा है क्योंकि वो गणितीय आधार है जिसको आर्यभट्ट जी ने, ब्रह्मगुप्त जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन जब फलित ज्योतिष की बात होती है, जब इन नियमों के अनुसार आपके जीवन में क्या फल आने वाला है इस पर चर्चा की जाती है, तो वहां पर लॉजिक की, रैशनैलिटी की थोड़ी कमी दिखती है। ऐसे में एक बार मैंने वक्तव्य सुना नक्षत्र जी का, जो कि IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं और डेटा एनालिसिस का प्रयोग करके एस्ट्रोलॉजी की विद्या पर बात करते हैं। तो साथियों, वेदांग ज्योतिष हमारे वैदिक साहित्य का हिस्सा है। यदि इस पर कोई रैशनैलिटी से, लॉजिकली हमें समझा सकता है, बात कर सकता है, तो उससे चर्चा करना परम आवश्यक है। और साथियों, ज्योतिष को लॉजिकली समझने के साथ साथ हमें भारतीय दर्शनों और उपनिषदों को भी रैशनैलिटी के फ्रेमवर्क में समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ है वो सनातन है, उनका रेलेवेंस हमेशा बना रहता है, वो हर एक कालखंड के लिए उपयोगी होते हैं। इसीलिए हमने लक्ष्य लिया और शिक्षणम की स्थापना की। पिछले 1 वर्ष में 75,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ भारतीय दर्शनों को और उपनिषदों को सीख रहे हैं, दैनिक रूप से सीखते हैं और आजीवन काल के लिए उनके पास ये सभी कोर्सेज हैं। आजीवन समय तक वो जो भी प्रश्न आए, जितना मर्जी प्रश्न आए, वो कर सकते हैं, क्योंकि हम कोर्सेज के साथ हर सप्ताह फ्री लाइव सेशंस भी देते हैं। साथियों, हर एक कोर्स में हर एक संस्कृत सूत्र, मंत्र और श्लोक की व्याख्या विधिवत और आधुनिक दृष्टिकोण से की गई है। आप जुड़ेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब साथियों, आज के ज्योतिष पर जो लॉजिकल डिस्कशन होने वाला है उसको शुरू करते हैं। इस पॉडकास्ट की जो इंटरेस्टिंग बातें होंगी, जो गहरी बातें होंगी, हम उनको अलग से निकालकर अपने स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। नशरत भाई, आपका स्वागत है स्ट्राइकिंग थॉट शो पर। थैंक यू। और मोस्टली इस शो पर अभी तक मैं डिबेट, काइंड ऑफ फ्रेंडली डिबेट कर रहा था, जहाँ पर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा था, जैसे कि अगर पॉडकास्ट हो रहा है तो एक तरफा ना हो जाए। लेकिन ऐसे बाद में हमें ये रियलाइज़ हुआ और कई ऑडियंस ने भी हमें बताया कि अगर कुछ सब्जेक्ट्स बहुत डीप जाते हैं या आपको नहीं पता है, जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है, आज हम एस्ट्रोलॉजी पर बात करने वाले हैं। और जब से मैंने चैनल बनाया है हाइपर क्वेस्ट, तो हम दर्शन की बात कर रहे हैं, उपनिषद की बात कर रहे हैं, वैदिक वांग्मय की बात कर रहे हैं, और चूंकि वेदांग का पार्ट है ज्योतिष, तो बहुत ढेर सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुझे मतलब प्रश्न करते हैं या फिर मैसेजेस करते हैं, और वहाँ पर मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है वैदिक ये जो ज्योतिष है।
पहली बात पढ़ा नहीं है तो बोलना क्यों। दूसरी बात यह है कि जो आज मुझे दिखता है मार्केट में कि आप गाड़ी का नंबर, फ़ोन का नंबर और पता नहीं घर के नंबर से बता दे रहे हैं, तो उससे भी विश्वास होता नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मतलब चूँकि मैं रैशनैलिटी ही प्रमोट करता हूँ चैनल पर और हम खुद अंधविश्वास और इन चीज़ों से लड़ते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी पर मैं ऐसा कुछ मतलब लाऊं या फिर ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस होकर बनाऊं। लेकिन अभी वाद पर आपका मैंने पॉडकास्ट देखा और उसके बाद मुझे लगा कि पहली बार कोई मतलब व्यक्ति है जो ऐसी बात कर रहा है जिसको सुना जा सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में आ रही हैं, तो मैंने तुरंत आपको मैसेज किया कि हम एस्ट्रोलॉजी पर करते हैं, हो सकता है कि मुझे कुछ सीखने को मिले। और दर्शकों को मैंने बताया तुरंत कि आप अपने प्रश्न भेज दो, मेरे तो प्रश्न हैं ही। तो मोस्टली बहुत ढेर सारे प्रश्न, 400 प्रश्न आ गए थे। तो मुझे लगा कि कुछ मैंने उसमें से लिए हैं, कुछ मेरे प्रश्न हैं। तो अगर पॉडकास्ट बड़ा होगा तो हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, लेकिन कोर्स से ही शुरू करेंगे। पहले फ्रेमवर्क समझेंगे एस्ट्रोलॉजी का, फिर जो हम आप अप्लाई करते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं वो कितना साइंटिफिक है या कितना माना जा सकता है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ रैशनैलिटी के फ्रेमवर्क में ही सेट हो तभी मानेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर उसमें कुछ और काम हो या ना हो, या कितना हम रिसर्च कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है एस्ट्रोलॉजी में। हो सकता है कि जो हमें आज रैशनल लग रहा हो कल को पता पड़े कि शायद वो रैशनल नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी एक रैशनैलिटी के साथ साथ जब मैं ये देखता हूँ, क्योंकि हमारे क्या है कि हमारे वैदिक वांग में या वेदांग में ज्योतिषी तो बात है, लेकिन फिर भी जो सनातन धर्म के ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों या दयानंद सरस्वती जी हों, तो उन्होंने इसे सुपरस्टिशन ही माना है। उन्होंने, जबकि देखिए कर्म सिद्धांत हुआ, पुनर्जन्म हुआ, ये भी कोई ऐसे खास रैशनैलिटी पर तो नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे अभी नहीं है, लेकिन इसको उन्होंने सुपरस्टिशन नहीं बोला, इसको तो कोर माना है सनातन धर्म का। लेकिन जब बात आती है प्रेडिक्शंस की, जब बात आती है एस्ट्रोलॉजी की, और उसमें भी जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें वो पूरी तरह से उसको नकार देते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, रैशनैलिटी पर हम बात करेंगे, लेकिन जब सनातन धर्म का ये वैदिक धर्म का पार्ट था तो क्या ये अलग था और आज कुछ अलग ही प्रैक्टिस हो रहा है जो हमारे जो गुरु लोग हुए हैं उन्होंने इसको सुपरस्टिशन माना है? तो जैसे तुम्हारे रिजर्वेशन हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तुम जब मैं शुरू किया पढ़ना तो मेरे भी थे। तो मैं भी, कोई भी जो क्रिटिकल थिंकर होता है सैंडी टेम्पर का, उसे लगता है कि यार ये क्या है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ग्रह वहाँ पर है और हमारे जीवन पे मतलब फर्क पड़ रहा है, मंगल के कारण मंगल भारी है तो शादी खराब हो रही है। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरे को समझ में आया कि जो मेन रीज़न है उस चीज़ का वो ये है कि ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस की जा रही है वो किन के द्वारा की जा रही है। तो हमारे समाज में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो पढ़ते नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, और फिर बहुत टाइम हम पे इन्वेजन्स रहे मुगल के, फिर कॉलोनियल इनका भी इन्वेजन रहा, तो जो कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट हुआ इन तरफ जाने के लिए चाहे किसी भी तरीके से हुआ, बट उनको मना किया गया। तो जब कोई भी वैज्ञानिक तबका जो इस तरह की सोच रखता है वो इस फील्ड में नहीं आएगा तो उसमें रिसर्च नहीं होगी तो फर्दर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाएंगी। तो मे बी उस ज़माने में इस भी यही प्रॉब्लम रही होगी। तो जो तर्क से समझाने वाले व्यक्ति हैं किसी भी विद्या को, वो उसकी उस समय कमी रही होगी, और वो आज भी है। मैं तो आज भी देखता हूँ तो उस समय तो और रही होगी। तो मे बी उनके जो भी विचार होंगे किसी से पूछे होंगे उन्होंने, मे बी, मुझे पता नहीं किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा है, तो उनको शायद वो तर्क वाले जवाब नहीं मिले होंगे, इस कारण से उन्होंने फिर उसको एकदम आउटराइट डिसरिगार्ड कर दिया होगा। और लेकिन मेरा एक और मानना है कि जो भी व्यक्ति किस चीज़ में महान होता है, किस चीज़ में बहुत माना जाता है, तो उसको थोड़ा बचना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर कमेंट करने से जिसके बारे में जानकारी ना हो। तो कल को अगर मुझे कोई लिटरेचर मिलता है कि जहाँ विवेकानंद जी बोलते हैं या कोई और धर्मात्मा जी बोलते हैं, कोई और महान साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई करी थी, रिसर्च करी और बहुत मैं डीप गया, उसके बाद अब मैं बोलता हूँ कि ये बकवास है, तो उसके साथ मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब मैंने अपनी रिसर्च करी मैं भी पहले अगेंस्ट था, तो मैंने कहा पढ़ के देखते हैं। जब मैंने लीप ऑफ फेथ लिया, पढ़ के देखा, 4-5 साल लगाए, अब मेरे को 10-11 साल हो गए पढ़ते हुए, तो समझ में आता है कि हाँ कुछ है, लेकिन बिकॉज इसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, तो आपको खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट कोई किताब भी इसमें एक पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा, तो हर व्यक्ति अपना अपना इंटरप्रेट करता है उस चीज़ को पढ़ के। तो कैसे ढूंढते हैं, मतलब अगर आपको पढ़ना है या किसी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है? क्योंकि मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का एज सच इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन मेरे जो फादर थे वो समहाउ कभी कभी कुछ पढ़ा करते थे। तो हम लोग तो खैर मतलब जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें तो उसमें एस्ट्रोलॉजी कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। और जो एस्ट्रोलॉजी में जाता है या ऐसी चीज़ों में जाता है वो तो पूरी तरह से अंधविश्वासी माना ही जाता है।
तो वो जो किताबें पढ़ते थे अजीब अजीब नाम होते थे, कबड़ा वह पता नहीं क्या क्या। तो इन किताबों तक कैसे पहुंचते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है? जैसे कि मैं इसमें रिसर्च कर रहा था, चूँकि आज पॉडकास्ट था, तो इसमें जैसे मैंने ये जानने का प्रयास किया कि वैदिक ज्योतिष में क्या क्या काम किया गया है। तो इसमें जैसे हम ऋषि लगत का काम है, या फिर हम भृगु जी का काम देखते हैं, या वराहमिहिर जी का। तो ये वराहमिहिर तो प्रॉपर मैथमेटिशियन भी थे जी, और वो एस्ट्रोलॉजी के बाद भास्कराचार्य जी भी एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते थे। जैसे आपने अभी बोला ना कि तर्क शायद कहीं समाप्त हो गया, क्योंकि जब मैथमेटिशियंस एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, अचानक से हम देखते हैं कि आगे फिर ये कंटिन्यू नहीं होता है। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन सी फिर कैसे उन बुक्स तक पहुंचे, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो आज कोई सिलेबस है नहीं एस्ट्रोलॉजी का किसी यूनिवर्सिटी में, तो कौन सी बुक्स आप पढ़ रहे थे? तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उसी पर रिलाई कर सकते हैं। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो मोस्ट फेमस जो किताब है, जब मैं छोटा था तो रेलवे स्टेशन पे किताब देखी मैंने, कीरो की, मैंने अंक विद्या, वो मेरी पहली। अच्छा, यानी सभी ने देखी होगी उस टाइम पे, कीरो के अंक ज्योतिष। ट्रेन से हम जब ट्रैवल करते थे तो लोगों ने बंद कर दिया, बट मैं शिव खेड़ा की किताबें उठा लेता था मोटिवेशनल। एग्जैक्टली। और वहाँ पे फिर तंत्र विद्या की भी बड़ी किताबें हुआ करती थी, और ये स्टेशंस पे मिलती हैं। हाँ, और बेसिक थी मनोहर कहानियां सब बहुत फेमस थी वहाँ पे। तो उसमें वहाँ पे किताबें रहती थी जैसे बृहद जातक, बृहद संहिता, इस तरीके से, और भृगु संहिता, इस तरह की किताबें। तो सबसे पहले तो आप कहीं भी जाएंगे तो किसी भी पंडित जी से मिलते थे, तो उनसे भी अगर आप बात करोगे तो वो इन्हीं किताबों की बात करते थे। और एक और जो पंडित जी जब घर में हवन करने आते हैं, तो जब उनसे बात होती थी मेरी, तो एक किताब थी आई थिंक भाव मंजरा। तो जनरली उनके पास वो होती है, उसमें लिखा हुआ है कि ये कुंडली है, इसमें 12 घर हैं, सूर्य चौथे भाव में हो तो ये रिजल्ट है, इसका ये उपाय करना है। बहुत ही वेरी सिंपल। तो पहले तो वो थोड़ी सी देखी, फिर उसके बाद भृगु संहिता जैसे जो किताब है, तो उसमें ऋषि भृगु ने लिखी हुई है। अब वो उसके ओरिजिनल सोर्स हमें उसको मानना पड़ता है कि अगर ये कह रहे हैं भृगु जी ने लिखी, तो मान लेते हैं कि भृगु जी ने ही लिखी होगी। और वो जो बातें लिखी हैं उनको हम पढ़ते हैं और फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये मैटर नहीं करता किसने लिखा है, जो उसमें लिखा हुआ है वो अप्लाई हो रहा है रियल लाइफ में, तो फिर हम बोलते हैं कि वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग की जो किताबें जो मेरी थी वो तो भृगु संहिता थी, और एक बहुत फेमस किताब है बृहद पराशर हुरा शास्त्र, सब वही पढ़ते हैं। तो वहाँ से फिर शुरुआत होती है। फिर वो बुक्स जो हैं उनकी शैली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो आम आदमी को उसे समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद फिर आप शुरू करते हो गुरुओं को ढूंढना, या कोई पढ़ाता है क्या, तो आपके आसपास जो पंडित जी होते हैं उनके पास जाके बैठना शुरू करते हो, उनसे जाके आप सीखते हो, कुछ गुर सिखा दें, कोई प्रेडिक्शन की टेक्निक दिखा दें। तो इस तरीके से पूरा। तो ऐसे गुरु हैं जो सच में उस तरह से आपको मिले, ऐसे गुरु जो बिल्कुल। तो जयपुर में हैं, मतलब कई सारे, बिकॉज जयपुर जहाँ पे भी आपको सन डायल मिलेगा, जैसे जयपुर में जंतर मंतर है, उज्जैन है और जगह, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिशनर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मतलब वो जो प्रथा चली आ रही थी इन जगहों पर, वो इन जगहों पे कंटिन्यू है। जयपुर में तो बहुत ज्यादा है। मतलब अच्छा, ये आपने बताया कि जहाँ पर जंतर मंतर है या फिर ऐसी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग एस्ट्रोनॉमिकल जो भी हमारे ग्रहों की लोकेशन है उसको ट्रैक करते थे, या फिर सन की मूवमेंट हो गई या मून की मूवमेंट हो गई, उससे कैलेंडर वगैरह बनाते थे। तो अभी क्या है कि एस्ट्रोलॉजी का जो एक बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो एस्ट्रोनॉमी पर है। तो लोग तो ये, मतलब जहाँ एस्ट्रोनॉमी आती है वो तो प्रॉपर साइंस है ही। अब चूंकि वो प्रॉपर साइंस है, तो बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी को मतलब एज अ साइंस पोर्ट्रे करते हैं, जो जिनको आता पता नहीं हो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम जानेंगे कि कितना साइंस है, बट वो क्या है कि जस्ट बिकॉज कि उसका बेस हमारा जो बना हुआ है कि ग्रहों की दशा, मतलब लोकेशन कहाँ पर है, या सन की मूवमेंट कैसी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की मूवमेंट सन के अराउंड, और उसके बाद मून की पोजीशन कैसी है, तो वो लोग उससे एस्ट्रोनॉमिकल अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए। अब इसमें जो प्रेडिक्शंस हैं, वो प्रेडिक्शंस कैसे होती हैं, और अगर ग्रहों से सब निर्धारित हो रहा है, तो इसमें मेरे 2 प्रश्न आएंगे, और ये दर्शकों के भी हैं, मेरे भी हैं, मैच करते हैं। पहला तो ये कि मुझे भी जब लगा कि ग्रह प्रभावित करते हैं, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, नेटफ्लिक्स की है मुझे लग रहा है, या डिस्कवरी की है, जिसमें प्रॉपर बताया गया कि सन और मून तो डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो सन और मून की जो साइकिल से ही उनकी लाइफ चलती है, उनकी रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है, उनकी फूड साइकिल चलती है, हाइबरनेट करते हैं उसी पर। तो सन और मून का तो डेफिनेटली पता है, क्योंकि मून बहुत क्लोज है और सन इतना मैसिव है कि उसका इफेक्ट है। लेकिन जब हम सैटर्न पे जाते हैं, जुपिटर पे जाते हैं, वीनस पे जाते हैं, उनका इतना नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल इफेक्ट है कि ऑलमोस्ट नील ही है। तो या तो ये कोई दूसरी शक्तियां हैं जो हमें कर रही हैं। तो इसमें एक ये, और दूसरा ये, अगर ग्रह कर रहे हैं, प्लैनेट्स कर रहे हैं, तो फिर अभी हम यूरेनस नेपच्यून
हमारी नई डिस्कवरीज हैं, हाँ। तो वो कैसे अकोमोडेट था उस समय? या तो फिर उनसे नया मतलब हम या तो फिर उस लेवल तक पहुंचे नहीं थे उस समय। तो पहले तो ये बताइए कि कौन सी शक्तियां हैं जो प्लैनेट्स यहाँ तक पहुंच रही हैं बट हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर हम शक्तियों के रूप में बात करेंगे तो हमें फिर कहीं ना कहीं फिर वो सूडो साइंस के टर्म में आने लगेंगे। तो हम अभी वहाँ नहीं जाते हैं। तो हम बड़ा डिफरेंट स्टाइल से समझते हैं। तो जैसे एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई, किसी जगह पे जाना है तो मैप्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो स्टार्स बहुत ही बढ़िया सहायक थे, दे वर लाइक मार्कर्स। जैसे अगर मेरे को आपके पास में आना है तो आप मुझे बताओगे कि यार रोहिणी के पास मेट्रो है, वहां से टर्न लेना, तो इट बिकम्स अ मार्कर। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें मार्कर्स चाहिए होते हैं कि अगर मैं इस स्टार के डायरेक्शन में जाऊंगा तो नॉर्थ पहुंच जाऊंगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ से शुरुआत हुई एस्ट्रोनॉमी को समझने की। और फिर उसके बाद हम और ऑब्जर्व करने लगे तो हमने देखा कि जो सीजन्स हैं, एग्रीकल्चर, जो सोसाइटी एग्रीकल्चरल हुई, वहां से और इसकी स्पीड बढ़ी। अच्छा। क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर में जब हम बीज को बोते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है मुहूर्त की कि अब बीज कब बोया जाए कि मुझे बेस्ट फ्रूट मिले। तो वहां पे फिर हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो मौसम बदलते हैं उसमें हमने सन और मून के पीछे जो तारे उगते हैं अर्ली मॉर्निंग, उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। अच्छा। कि जब सूरज उगता है तो उसके पीछे जो तारों की शेप है वो बदल रही है। कभी उनकी शेप भेड़ की तरह दिखती है, फिर आप कैसे याद कैसे करोगे शेप्स को? तो कुछ तो आपको शेप देनी पड़ेगी। एसोसिएट किया कोई, एसोसिएट किया कि यार भेड़ से, और वो जो शेप्स थी वो रैंडम नहीं थी। अच्छा, वो रिपीट हो रही थी कुछ समय के वो बाद। जो शेप्स थी उसके पीछे भी कारण है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन उन्होंने एज्यूम कर लिया कि यार इसकी भेड़ की शेप है, और जब सूरज उगता है उसके पीछे भेड़ की शेप हो तो गर्मी की शुरुआत हो जाती है। अच्छा। उसके पीछे बिच्छू की शेप हो तो फिर सर्दी की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और फिर एग्रीकल्चर में उसका इस्तेमाल किया। इनफैक्ट मैं अभी देख रहा था, फ्रांस में कुछ केव्स हैं, 40,000 साल पहले की केव्स ऐसे कुछ हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बाद में शायद लिंक में डाल भी देंगे। तो उसमें भी आप देखोगे कि वहाँ की जो केव्स हैं उसके अंदर केव पेंटिंग्स में भी उन्होंने जो टॉरस साइन है, जो ज़ोडिएक साइन है, आकाश को हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो सेकंड पार्ट है उसकी शेप बुल की तरह बना रखी है। टॉरस, वृषभ, ऑक्स, मेल ऑक्स बोलते हैं उसको। तो उन्होंने भी उस तरह की शेप बना रखी है 40,000 साल पहले वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो भी, कहीं हम ये देखते हैं कि सब जगह सेम ही जानवरों से रिलेट कर रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न, ये भी एक पैटर्न, क्योंकि हम यहाँ पे जो राशि देख रहे हैं और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो ज़ोडिएक्स चल रही हैं मोस्टली काइंड ऑफ सिमिलर सी हैं। तो ऐसा लगता है कि सोर्स एक ही होगा। जैसे लैंग्वेज का हम देखते हैं मातृ, मादर, और तो मे भी शायद मदर, तो मे भी उससे आता हो। तो खैर, तो जब वहाँ से हम शुरुआत हुई इसके ऊपर कि मुहूर्त जब निकालने लगे एग्रीकल्चर के लिए, तो उन्होंने और चीज़ें ऑब्जर्व करनी शुरू करी कि भाई इस टाइम पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उनमें भी वो गुण देखे जा रहे हैं क्या? अगर गर्मी आ रही है और इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या उनमें भी गर्म स्वभाव देखा जा रहा है क्या? तो इस तरह की चीज़ें वो ऑब्जर्व करने लगे। फिर वो और भी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरज उग रहा है और पीछे भेड़ की शेप के जो स्टार्स हैं वो आ रहे हैं, जिनको मेष राशि बोलते हैं, एरीज बोलते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सूर्य अकेला आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब उसके साथ एक और उन्हें ऑब्जेक्ट दिखने लगी और उसका अलग हल्का सा रेडिश दिखने लगा उनको। अब तो हम देख नहीं पाते रेडिश, बिकॉज अब एटमॉस्फेयर वैसा हो गया, उस टाइम बहुत साफ रहा होगा। तो अगर उनको उसके साथ कुछ रेड रेड दिखने लगा, और उन्होंने ऑब्जर्व किया जब जब ये रेड साथ में आता है गर्मी के समय में, तो गर्मी और पड़ती है उस साल। अच्छा। और जब वो नहीं आता तो गर्मी नॉर्मल पड़ती है। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को गर्म स्वभाव से कोरिलेट कर लिया। तो और वो लाल रंग का था, तो फिर जब गुस्सा आता तो हम लाल रंग को जाते हैं। तो इस तरीके से वो कोरिलेट करने लगे। मतलब ह्यूमन इमोशंस को, वेदर को, प्लैनेटरी पोजीशन को, सबको वो एग्जैक्टली और इसी लाल को उन्होंने मंगल बोल दिया। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मंगल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो स्काई में दिख रहा है, स्काई में दिख रहा है और यहाँ पे गर्मी बढ़ गई। अच्छा। तो मेरे लिए वो गर्मी है। अच्छा। वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो उसकी शेप क्या, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे वो गोल दिखता है, मुझे वो लाल रंग का दिखता है, और जब भी वो आता है तो गर्मी में बढ़ी हुई पाता हूँ। इसका मतलब उसका स्वभाव कैसा है, गर्म है। एक्चुअल नहीं, जो मुझे फील हो रहा है। अच्छा। जिसको हम माया या परसेप्टिव रियलिटी बोलते हैं। तो उसमें पूरा कंसेप्ट ये था। तो फिर उन्होंने उसको इंसानों पे लगाना शुरू कर दिया। ऐसे उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा सिर्फ 5 ही चीजें हैं जो उन्हें मूवमेंट करती हुई दिखती हैं धरती के पास। उनकी स्टार्स तो उनको फिक्स दिखते हैं, वो कभी अपनी शेप चेंज नहीं करते। 2 स्टार के बीच में डिफरेंस ही है, वो हमेशा उतना ही रहता है। लेकिन अगर आज सूर्य यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर है, तो 1 महीने बाद मंगल वो कहीं और पाते हैं। तो हर बार अलग अलग जगह पाते हैं। तो जो भी उनको मूव करता हुआ दिखा, बदलता हुआ दिखा, उसको उन्होंने ये मान लिया कि ये वो चीजें हैं जिनका प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। तो सूर्य और चंद्रमा के अलावा 5 ऐसे और वेरिएबल निकल गए, जिसको उन्होंने मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, तो ये 5 उन्होंने वेरिएबल निकाले कि जो भी 7 सूर्य चंद्रमा को मिला के 7 हो गए। तो जो 7 हैं, इनका प्रभाव हमारी धरती के पर्यावरण पे पड़ रहा है।
ठीक है, ये पर्यावरण पे पड़ गया, फिर पर्यावरण पर पढ़ने से किसी की शादी कब होगी, ये अच्छा कैसे सवाल है। तो उनका उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट का प्रभाव है वो मेंटल एनवायरनमेंट पे पड़ता हुआ उन्होंने पाया। अच्छा। और इसके पीछे अगेन कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो उन्होंने प्रिंसिपल निकाला कि फिजिकल वर्ल्ड जो है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, सांख्य में प्रकृति बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड मैटर, तो उन्होंने ये पाया कि जो भी नियम मैटर के ऊपर लगते हैं वही नियम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लग रहा है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल जो किसी को क्रोध आता है, या इसको मैं हटाता हूँ, इसको समझते हैं कोई अग्नि है, फायर है, वो मैटर है, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो जूल्स एनर्जी की फॉर्म में, वाटर को आप लीटर की फॉर्म में निकाल सकते हो। तो जब आग जलती है वो बुझते किससे? पानी से। और नोटिस किया गया कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी बॉडी का तापमान भी थोड़ा बढ़ गया, और अगर बॉडी का तापमान बढ़ गया तो मतलब फायर एलिमेंट बढ़ गया। तो लेट्स सी क्या हम पानी से इसको शांत कर सकते हैं? ठंडा पानी पिला दिया तो उससे शांत हो गया। ठंडी बातें करनी शुरू करी, इनफैक्ट हमारी भाषा भी वैसी हो गई, चिल मार, ठंड रख, इस तरह की जो हमारी भाषा है वो भी वहीं से आती है। तो ये जो उन्होंने कोरिलेशन देखा कि यार प्रकृति का एक नियम अगर मेरे पे लग रहा है तो बाकी नियम भी मेरे पे लगने चाहिए, बिकॉज प्रकृति कभी भी अपने नियम अप्लाई करने में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, सब पे इक्वल अप्लाई करती है। तो एक नियम लग रहा है तो बाकी नियम भी लगने चाहिए। तो अगर मुझे ये समझना है कि मेरा क्रोध कैसा है, मेरा मन कैसा है, कब मेरे मन में ऊपर नीचे होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड लॉज ऑफ नेचर फर्स्ट, और फिर वो लॉज ऑफ नेचर को पढ़ने लगे और समझने लगे। तो लॉज ऑफ नेचर क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसको पढ़ने लगे। उसमें उन्होंने लॉज निकाले, यूनिवर्सल लॉज, जैसे एक्शन, रिएक्शन, कॉज, इफेक्ट। फिर देखा क्या ये हम पे लग रहा है? बोले हम पे लग रहा है। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने रिसर्च को आगे करते चले गए कि यार और अब कौन से नियम है, जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं, और कॉज इफेक्ट का जो एक नियम है वो उन्होंने देखा। जब कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है एकदम से ट्रिगर हो जाते हो, मतलब ये जो इम्पैक्ट है मैटर के ऊपर वो हमारे ऊपर भी लग रहा है, कॉज इफेक्ट वाला। तो यहाँ से वो और लॉज के ऊपर काम करने लगे। और उसमें एक लॉ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीज को बोने के समय जैसा पर्यावरण होगा फल वैसा ही होगा। तो ये जो कंसेप्ट था इसको उन्होंने इंसानों पे लगा दिया। तो जब बच्चा पैदा होता है उसको बीज मान लिया, और जब माँ की कोख से बाहर निकला उस समय उसको बोया गया धरती पे। तो उस समय जो पर्यावरण रहा होगा बच्चे के पैदा होने के समय, उसको अगर मैं किस तरीके से क्वांटिफाई कर पाऊँ, अच्छा, और एक एनालिटिक्स कर पाऊँ अलग अलग बच्चों पे कि कौन कौन ऐसे पर्यावरण में हुए, तो मुझे शायद उसके पोटेंशियल के बारे में पता पड़ सके, और फिर उसका फल कैसा होगा फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ से बेसिक कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया। अब पर्यावरण को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाउ डू यू डिफाइन द एनवायरनमेंट। तो उसको उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, एक था सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव, पहले हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो जो सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट था उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी अगर जो बच्चा पैदा होता है, तो कल को मान लो हम किसी को कुंडली देखते हैं, कुंडली में हम देख क्या रहे हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो ग्रहों की स्थिति क्या थी। बिकॉज हमारा पर्पस क्या है कुंडली से, कि बच्चे का मेंटल पोटेंशियल निकालना है। और क्योंकि हमारी थ्योरी का बेसिक पॉस्टुलेट ये है कि फिजिकल एनवायरनमेंट आपके मेंटल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो अब हमें ये देखना, फिजिकल एनवायरनमेंट किसके हाथ में? ग्रहों के पोजीशन, सन और मून, गर्मी सर्दी मौसम इनके हाथ में। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है उस समय की ग्रहों की स्थिति मुझे पता पड़ गई, तो मुझे उस समय का फिजिकल एनवायरनमेंट पता पड़ गया, उसका मेंटल एनवायरनमेंट निकालना बड़ा इजी है। लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट इसको दो पार्ट में इसलिए बांटा गया, उसमें सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति, आज मान लेते हैं किसी कुंडली, मान लो आपकी कुंडली है, तो अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखाओ और ये ना बताओ कि वो मेल है कि फीमेल है, वो कहाँ का है, तो प्रेडिक्शन करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि समाज के नियम और यूनिवर्स के नियम में रात दिन का अंतर है। अच्छा। तो अगर आप मेल पैदा होगे तो आपका जीवन अलग होगा, अगर आज आप भी फीमेल बन के पैदा होते हैं तो शायद आपका जीवन कुछ और मतलब होता। कुंडली देख के नहीं बताया जा सकता कि मेल की है या फीमेल की है। मे भी कर सकते हैं, उसमें भी नियम है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत एक्यूरेसी चाहिए। अच्छा। उसके भी लोगों ने ट्राई कर रखा है, लेकिन उसमें फिर टाइम बहुत एक्यूरेट चाहिए। तो अगर वो सन डायल हो घर पे तो और एक्यूरेट पॉसिबल, बिकॉज टाइम जोन्स अलग अलग है ना। इसीलिए हम जब कुंडली देखते हैं तो सनराइज का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कई बार बोलते हैं कि टाइम जोन तो एक ही हमारे पूरे इंडिया में। तो जब कोई बच्चा यहाँ पैदा होता है और एक अरुणाचल में पैदा होगा, तो इवन तो हमारा टाइम जोन सेम है बट सनराइज का टाइम अलग है। तो उसके हिसाब से फिर हमें देखना पड़ता है कि प्लैनेट्स और उनकी पोजीशन क्या है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट जब हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण की, तो पर्यावरण को दो पार्ट में बांटा गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कि मेल है कि फीमेल है, जब ये पैदा हुआ तो यूट्यूब था क्या, किस धर्म में पैदा हुआ, ये अफगानिस्तान में हुआ कि इंडिया में हुआ, इसके पापा चाचा किस स्कूल में गया, ये सब को अगर मैं मिला लूँ एक साथ, क्लब कर दूं, तो उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन या देश काल परिस्थिति पात्र।
पात्र। तो देश काल पात्र जाने बिना आप कभी भी एकदम सटीक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब आपको केवल डेट ऑफ बर्थ के अलावा और भी चीजें जाननी अगर है? मुझे बहुत सटीक प्रेडिक्शन करनी है तो। अच्छा। तो ये तो बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेरिएबल है। क्योंकि इसमें एक मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए अगर अच्छी प्रेडिक्शन करनी है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर टाइम से हम 2-3 मिनट इधर उधर भी हो गए या 10 मिनट, तो ऐसा क्या फिजिकल वर्ल्ड में चेंज आ ही जाएगा एनवायरनमेंट में कि उससे मेंटल में चेंज इतना आ जाएगा? जैसे हम बोल रहे हैं कि प्लैनेट्स हैं वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और वो हमारी मेंटल इन्वायरमेंट को या मेंटल जो प्रभावित करती है। लेकिन अगर हम 5-10 मिनट इधर उधर हो भी जाएं तो इतना क्या ही चेंज आ जाएगा फिजिकल वर्ल्ड में कि हमारे मेंटल में इतना चेंज आ जाएगा? तो इसको पहले हम बड़े लेवल पे देखते हैं। जैसे दिन में अलग तरह के विचार मन में उठते हैं, रात को अलग तरह के विचार मन में उठते हैं। अच्छा, राइट। जैसे दिन में लोग पार्टी करना नहीं चाहते, रात को अपने आप माहौल बन जाता है पार्टी करने। तो कुछ तो है कि जो एनवायरनमेंट हमारे अंदर विचार इंड्यूस करता है, इतने ब्रॉड लेवल पे तो करता ही है। गर्मी में सब कम कपड़े पहनते हैं, सर्दी में सब ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तो कुछ तो वो इंड्यूस कर रहा है हमारे अंदर विचार जो मेरे खुद के नहीं है और बाहरी पर्यावरण से आए। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ एक एस्ट्रोलॉजर कितने समय को मतलब एक लिमिट मानता है? तो इसमें उसको मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो पहले अपन ने समझा कि बड़े लेवल पे टाइम इंटरवल से हमारे विचार तो बदल रहे हैं। अब अगर बड़े लेवल पे बदल रहे हैं तो छोटे लेवल पे भी बदलते हैं। कभी आप बैठो, आपके मन में एक विचार आया, फिर वो चला गया। राइट। हमारा ये कहना है कि जो ग्रह हैं क्या वो स्टैटिक है या मूव कर रहे हैं? हम बोलेंगे हर समय मूव कर रहे हैं। अगर हर समय मूव कर रहे हैं तो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज तो हो रहा है। आप कितना फील कर पाते हो वो अलग बात है। जनरली हम बड़े ही परिवर्तन फील कर पाते हैं, छोटे परिवर्तन इतना फील नहीं कर पाते, परंतु उनका प्रभाव है। ये वैसे जैसे मैथमेटिक्स में होता है लिमिट 10 to 0, बट लिमिट 10 to 0 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो वही ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो उनका मेन ये है। तो अगेन कमिंग बैक टू वो जो हमारा एनवायरनमेंट वाला पार्ट था, ये जो सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट है ये देश काल पात्र है। तो ये पूछना पड़ेगा तभी आप बहुत सटीक प्रेडिक्शन कर पाओगे। अब मेरे को तो प्रेडिक्शन करनी है, कुछ तो निकालना है मुझे बच्चे का पैटर्न। तो उसके लिए अब हमने क्या दूसरा पकड़ा जो इंडियंस का बहुत बड़ा एक मैं बोलूँगा एक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को, वो ये पॉइंट था कि उन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट पकड़ लिया कि फिजिकल एनवायरनमेंट मेंटल को प्रभावित करता है। और फिजिकल एनवायरनमेंट किसके हाथ में? प्लैनेटरी पोजीशंस। तो उसका जो जनरल प्रभाव पड़ेगा वो तो हम निकाल ही सकते हैं। तो अगर हमने मान लो ऑब्जर्व किया है कि जो मरकरी है वो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जनरली देखा गया कि जब बच्चों कि जब आकाश में मरकरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है तो इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। मान लो हमने ये एक पैटर्न देखा। अच्छा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा और रिसर्च की फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट होगा। अब वो रिसर्च एग्जैक्ट कौन सी होगी ये उसके लिए मेरे को देशकाल पात्र देखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास दो व्यक्ति हैं, उनकी सेम कुंडली है, अलग अलग इलाके के, एक लड़का एक लड़की, और एक साउथ में रहता है, लड़की नॉर्थ में रहती है। तो दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत अच्छा किया, दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। दोनों के जीवन में कैंची का इस्तेमाल होता है या नुकीले पदार्थ का इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल चक्कू का, कैंची का। तो एक है डिज़ाइनर, वो बहुत स्टिचिंग और टेलरिंग करती है, बहुत फेमस है अपनी फील्ड में। और जो दूसरा वो सर्जन है, वो टाँके लगाना और उनका उसमें उनकी महारत हासिल है। तो सिमिलैरिटी तो यहाँ पे आ रही है, दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों बहुत जीवन में अच्छा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और सेम टाइम पे राइज सेम टाइम पे फॉल, ये भी मैंने देखा। तो ये समझ, तो सिमिलैरिटी जरूर आएंगी आपको। और एक और ये था कि दोनों की ही मैरिज अभी तक नहीं हुई है, दोनों का ही जो एक रिलेशनशिप के प्रति जो नज़रिया है वो डिफरेंट है। तो उन दोनों की ही अभी तक उनको बहुत चूजी हैं वो लोग, तो उन दोनों को ही मैरिज नहीं हो पा रही है। लेकिन अब मान लो ये लड़की गांव की होती है तो आपको लगता है वहाँ पे शादी नहीं होगी? वहाँ पे शादी तो बहुत जल्दी हो जाती है, काइंड ऑफ कंपलसरी है। तो कुंडली में जब आप सुनते हो इस तरह की चीज़ें, मैरिज, करियर, तो ये भी देशकाल पात्र के कारण है, क्योंकि मैरिज कोई ऊपर वाले का नियम नहीं है, ये हमने बनाया, ये मैन मेड लॉ है। इसीलिए मैरिज में इतनी प्रेडिक्शंस में एरर है, इसीलिए करियर की प्रेडिक्शंस में इतनी एरर है, बस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो जो आप नियम भी पढ़ रहे हो भृगु में लिखे हुए या बृहत में लिखे हुए, वो भी उस जमाने के हिसाब से लिखे हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने उस जमाने में जो पैटर्न ऑब्जर्व किए कि जब भी भाई सूर्य मंगल शनि मान लो तीसरे भाव में होता है तो भाई 3 बहनें 2 भाई होते हैं, पर वो आज नहीं लगा सकते ना आप। तो ये देशकाल पात्र की प्रेडिक्शंस है। लेकिन अगर किसी का सूर्य शनि मंगल 7th हाउस में है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 7वां भाव मैरिज का या हमें बोलना चाहिए रिलेशनशिप, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, ये पक्की बात है। तो अगर वो साउथ दिल्ली के होंगे तो उनका डिवोर्स हो जाएगा, मेरे गांव के होंगे तो वहाँ पे डिवोर्स तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ करते ही नहीं है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे या बनेगी नहीं आपस में। तो मतलब इस तरीके से मॉडिफाई और भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ। तो इसमें तो एक ये हो गया कि बैकग्राउंड जिसको आप बोल रहे हो, सब्जेक्टिव उसको बोलते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव। और दूसरा क्या है? दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव, जो प्लैनेटरी पोजीशन। प्लैनेटरी पोजीशन। इसमें अभी ये बात चल रही थी कि मतलब एक ही समय में अगर 2 बच्चे अलग अलग जगह पर हैं, दोनों ब्रिलियंट होंगे ऐसा देखा गया है, लेकिन फील्ड हम
बैकग्राउंड से ही बता पाएंगे कि किस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो यूट्यूब है ही नहीं मान लीजिए चाइना में, तो यूट्यूबर बनेगा बोल नहीं सकते। सही बात है, ये ठीक है, बट इसमें मान लीजिए एक ही जगह पर 2 बच्चे हैं, तो क्या वो दोनों से मतलब तब तो ऐसा होना चाहिए ना, एक ही शहर या फिर एक ही मोहल्ले के बच्चे जो हैं सारे के सारे क्रिकेटर बन गए, अगर क्रिकेट का वहाँ क्रेज है और वो टैलेंटेड है, तो ऐसा तो हम नहीं देखते। तो पहली बात तो हम ये बोल रहे हैं सिमिलैरिटी, हम सेम कभी नहीं बोल सकते, बिकॉज कोई भी ग्रह की पोजीशन मिली सेकेंड पे भी जाएगा तो सेम नहीं रहेगी ना, इट इज ऑलवेज मूविंग। तो हमेशा हम ब्रॉडर लेवल पे ही प्रेडिक्शन करते हैं, माइन्यूट लेवल पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए। अगर मुझे पता है कि तुम दिल्ली से हो या तुम बिहार से हो तो मैं कुछ प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। अगर तुम्हें पता है कि मैं दिल्ली से हूँ, तुम्हें पता है कि मान लो मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ या जमुना पार हूँ, तो तुम कुछ प्रेडिक्शन तो कर दोगे ना मेरे बारे में कि ऐसा होगा, ऐसा बोलता होगा। तुम्हें पता है कि लड़का IIT से, तो कुछ तो तुम प्रेडिक्शन कर ही दोगे मेरे बारे में, राइट। तो ब्रॉडर लेवल पे तो सिमिलैरिटीज मिलती हैं। आप जितना माइनर जाओगे वहाँ पे कमी आने लगती है। तो कई बार जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो, उसको समझने के लिए वो ब्रॉडर लेवल पे भी मुझे ज्ञान हो जाए तो भी कई बार काम चल जाता है। लेकिन जब माइन्यूट लेवल पे जान लगते हो, खासकर जुड़वा बच्चों के केस में, राइट, तो वहाँ तो परवरिश भी सेम है, वहाँ देशकाल पात्र भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर कैसे अंतर आता है? तो जुड़वा बच्चे इसमें थोड़े से एक्सेप्शन में आते हैं। जब हमने साइंस में होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस, बनाना बॉन्ड और वो, तो वैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। तो जुड़वा बच्चों की जब कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या हमें पूछना पड़ता है कुछ सवाल कि दोनों में सिमिलैरिटी, दोनों डिफरेंट है। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के मिलेंगे आपको। जैसे कि अपने जिम्बाब्वे में देखा था अपन ने, 2 भाई दोनों क्रिकेट खेल रहे होंगे, मार्क ज़करबर्ग होंगे जिससे कंपनी उठाई, जुड़वा बच्चे दोनों हार्वर्ड गए, दोनों ने साथ में काम किया, जुड़वा उनकी बीवियां हैं, कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको उनमें भी। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के हैं कि एकदम प्योर सिमिलैरिटी और एक बिल्कुल डिफरेंट। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब स्पर्म एग से मिलता है और जब जायगोट बनता है, सेम जायगोट से, तो हाँ, तो सेम अगर डिवाइड होगा तो उसमें सेम टाइप के जुड़वा मिलेंगे आपको। और अगर 2 डिफरेंट फर्टिलाइज होंगे तो अलग प्रकार के मिलेंगे। और इसको हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर 2 एग फर्टिलाइज हो रहे हैं तो सकता है किसी में 2 सेकंड का अंतर आया हो, बीज बोने के समय पर्यावरण, तो वहां पे भी अंतर आएगा, तो फल में भी अंतर आएगा। या इसको और तरीके से समझें कि जब एक बच्चा पैदा हुआ उसमें हमेशा 1-2 मिनट का अंतर आता ही है, एक साथ 2 बच्चे कभी नहीं निकलते। फिर उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड एक साथ नहीं कटेगी, फिर वो सांस जो है जब वो अलग होंगे माँ से प्योरली, जब उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आएगी उसमें हमेशा टाइम का अंतर मिलेगा। और अगर मेरे को 2 मिनट का भी अंतर मिल रहा है, 1 मिनट का अंतर भी मिल रहा है, उसमें भी प्लैनेटरी पोजीशंस बदली हैं। और इसी को एस्ट्रोलॉजी में बोला गया डिविजनल चार्ट्स, और अंदर और अंदर और अंदर। इसमें जैसे प्लैनेटरी पोजीशन बदलती हैं, तो क्या जो कुंडली में 12 घर बने हैं उसमें पोजीशन चेंज होती हैं? नहीं। तो अच्छा। कुंडली जो है, जो हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, वो 2 घंटे की प्लैनेटरी पोजीशन है। वो एक भाव 2 घंटे का ऐसा? हाँ, वो मतलब एक भाव में आइडियली 2 घंटे रहता है। अच्छा। क्योंकि 12 साइन है, 24 घंटे हैं, हाँ। तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे हो गया। तो यानी मुझे पूरब दिशा में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक राशि या एक पार्ट ऑफ द स्काई 2 घंटे का दिखता है रफली। लेकिन अगर मान लो वो जो 2 घंटे के लिए मुझे दिख रहा है वो भी तो बदल रहा है ना, खत्म की तरफ हो रहा है। मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री है, तो अभी देखोगे तो 15 डिग्री पे दिख रहा होगा, फिर 25 डिग्री, फिर 30 डिग्री पे नया मुझे स्टार्स दिखने लग जाएंगे पूर्व दिशा में। मतलब ये कहने का मतलब है एस्ट्रोलॉजी को जैसे बहुत से लोग फिक्स या फिर डिस्क्रीट देखते हैं, ऐसा नहीं है, कॉन्टिन्यूस चेंजेस है। जैसे कि अगर फिलॉसफी में भी देखते हैं या बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, जो बदलता रहता है हर समय, तो यहाँ पर इम्परमानेंस की बात करते हैं, ग्रह हर समय बदल रहा है। अच्छा, इसमें नक्षत्र ये भी मुझे जानना है कि चलिए ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं और उसका प्रभाव इतने माइन्यूट लेवल पे है कि इवन ट्विंस में भी हमें चेंजेस दिख रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस आप बता रहे हो जहाँ पर देखा गया है कि सिमिलर लाइफ भी आगे हुई है। अगर इस तरह से ग्रहों का हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट पे है, मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंस है, और उसके बाद हमारे मेंटल इन्वायरमेंट बनता है या फिर हमारी कैसी सोच है वो बनती है, और कहीं ना कहीं अगर हम लाइफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे आपसे ये जानना है कि ये जस्ट एक हमारा कैलकुलेशन है इसके लिए, या फिर इस तरह से यूनिवर्स बना है कि आप चाहते या ना चाहते हुए उसी लाइफ को जिएंगे जैसा आप पैदा हुए। मतलब मेरा प्रश्न आपका फ्री विल पे है कि एस्ट्रोलॉजी की इतनी स्टडी करने के बाद आपको क्या लगता है कि फ्री विल जैसी कोई चीज़ है, या जस्ट बिकॉज कि मैं इस देश, इस काल, इस परिस्थिति या फिर ऐसे समय पे पैदा हो गया, ऐसी कुंडली मुझे मिल गई है, तो अब मुझे ऐसे ही जीना है। अगर हमें ऐसे ही जीना है तब तो जो हमारे दर्शन है, जो उपनिषद है, जो हमें कर्म सिद्धांत पर इतना फोकस करने को कह रहे हैं, जो मोक्ष की बात करते हैं कि आपके कर्म ऐसे हों,
जो निष्काम भाव से आप कर्म करें, नए कर्म आप पैदा ना करें जिनको भोगना पड़े, क्योंकि कर्म तो हमारे हाथ में दे दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि कर्म आपका ही है और फल की चिंता इसलिए मत करिए। तो जब हम कर्म सिद्धांत को देखते हैं या फ्री विल की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स उसको कैसे देखते हैं? मुझे मतलब प्रश्न शायद क्लियर करना हो तो मैं और इसमें काफी लंबा प्रश्न था, इसमें कई सारे मुझे पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। तो बाकी प्रश्न सीधा ये है कि अगर एस्ट्रोलॉजी या कुंडली डिसाइड कर देती है कि मेरी लाइफ ऐसी होगी तो फिर इसमें फ्री विल नहीं रह गई, और अगर फ्री विल नहीं रह गई तो यहाँ पर कोई कर्म सिद्धांत नहीं रह जाएगा, कर्म सिद्धांत फेल हो गया। और चलिए इसको पहले आप उत्तर करिए, फिर इसके अगले जो कॉन्सिक्वेंसेस है मैं डिस्कस करूंगा। उसको बढ़ते हैं। तो ज्योतिष, बाकी ज्योतिष क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जिस प्रकार से मेरे को समझ में आ रहा है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब कोई ग्रह आकाश में यहाँ होता है या उनका समूह यहाँ होता है आकाश में, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें गुण देखे जाते हैं। फिर उन्हीं ग्रहों के समूह से हमें समय के बारे में पता पड़ता है कि आने वाला समय कैसा है। तो अगर मुझे ये पता है कि व्यक्ति का पैटर्न कैसा है और किस तरह का समय उसके जीवन में आने वाला है, तो प्रेडिक्शन करना आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पिज्ज़ा का बहुत शौक है और मैं कहीं पर जा रहा हूँ और आपको पता है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे पिज्ज़ा दिया जाएगा, तो आप प्रेडिक्शन कर दोगे ना कि पिज्ज़ा खा लेगा। तो वहाँ तो मैं ऐसे नहीं करता, अरे यार ये क्या नियति थी क्या मेरी, क्या डेस्टिनी में था क्या पिज्ज़ा खाना, ये कैसे हो गया। वहाँ पे तो हम ऐसी बात नहीं करते, वहाँ पे पता है। या अगर आपको पता है कि कोई बच्चा अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में टॉपर है, कॉलेज में टॉपर है, तो आप प्रेडिक्शन दोगे ना कि जीवन में कुछ अच्छा कर ही लगेगा, मतलब ऐसे कर्जे में नहीं जाएगा या बर्बाद नहीं जाएगा। इन जनरल कोचिंग वाले कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कर ली हो तो भले आईएएस ना बनो, लेकिन हाँ मैं उससे अग्री करता हूँ। वैसे अगर वो अगेन वो देखने वाले का नजरिया है, मुझे तो बड़ा हेल्प हुआ आईएएस की तैयारी से, क्योंकि दर्शन और मैंने पाली भाषा मेरे ऑप्शंस थे उस टाइम पे, तो मैंने तो उससे बहुत कुछ सीखा। बट खैर, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ज्योतिष को अगर हम सिर्फ अभी कोरिलेशनल मॉडल देखें, कॉजेशनल मॉडल पे ना बनाएं, क्योंकि पुनर्जन्म और पूर्व जन्म और ये सब पे जाएंगे तो फिर वो अलग, उस पर हम बात कर सकते हैं अलग से। बट अभी आप इसको अगर साइंस की तरह पुट करना चाहते हो तो हमें इसे कोरिलेशनल मॉडल की तरह पुट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 1000 बार अगर सूर्य और मंगल जब 7वें घर में आते हैं या 7वीं राशि में आते हैं तो इस प्रकार के हम मैरिज में इशूज़ देखते हैं। तो 1001वें बच्चे के भी वो इशू दिखने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। एंड फिर वो मुझे मिला और इसी कारण से मैंने इसको परस्यू किया। तो नंबर 1, तो जो आपकी बात है फ्री विल वाली, तो वो उसमें एक फैलेसी ये आ रही है कि हमें लगता है फ्री विल का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो तो है नहीं, क्योंकि हम एटॉमिक नहीं है इस यूनिवर्स में, हम पार्ट ऑफ अ सिस्टम है। तो उसके रूल्स तो आप तोड़ नहीं सकते, राइट। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं 1000 करोड़ रुपए कमा लूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ कि मेरे को ऑडी आ जाए, तो जो भी आप चाह रहे हो आपको उसके अनुरूप गुण भी डेवलप करने पड़ेंगे। बिकॉज नियम क्या है, बीज बोने के समय पर्यावरण जैसा होगा वैसा फल होगा, और फल कौन देता है? प्रकृति। तो फल तो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो जो कृष्ण जी बोल रहे हैं वो यहाँ से निकल के आ रहा है अगेन। अगर आपने इस नियम को पकड़ लिया, इस नियम को जिसने समझ लिया, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति में गुण क्या है और आपको ये पता है कि समय कैसे आने वाला है, तो प्रेडिक्शन हो जाएगी। तो आपके पास फ्री विल सिर्फ इतनी है कि अगर मुझे कोई पहले से बता देता कि यार नक्षत्र तू वहाँ जा रहा है और तेरे को वहाँ पिज्ज़ा मिलेगा, अब मैं क्या करता? क्योंकि पिज्ज़ा सामने रखा तो जाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी पे मेरा कंट्रोल नहीं है और वो तो पिज्ज़ा रखेंगे, तो अब मैं क्या करूँगा? ये अच्छा सवाल होना चाहिए कि अब इस इन्फॉर्मेशन से भी एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष है उसने बता दिया कि आपको भैया कुंडली देखी, आपका पैटर्न पिज्ज़ा खाने का है और इस फला दिन आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाओगे और वहाँ पिज्ज़ा रखा जाएगा और आप पिज्ज़ा खा लोगे। ये प्रेडिक्शन उसने दे दी। अब वो बोले कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं तो चेंज करूँगा। ठीक है, अब वो जब जाता है वहाँ पे, तो क्योंकि वो पिज्ज़ा खाने का एडिक्ट है, तो वो उसको आपने प्रेडिक्शन तो दे दी है कि यार पिज्ज़ा मत खाना है, जो भी आपने उसको सलाह दी, क्या आपका डायबिटीज़ हो रही, पिज्ज़ा मत खाना, बट क्योंकि वो इतना एडिक्ट हो चुका है अपने पैटर्न का कि वो पिज्ज़ा खा ही लेगा। तो मेरा पर्पज़, या मुझे लगता है ज्योतिषी का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि एक व्यक्ति को बताओ कि आपकी क्या इच्छाएं जीवन में, बोले भाई साहब मेरे को ये चाहिए, फिर मैं उसका पैटर्न देख लेता हूँ कि जब आप पैदा हुए उसके हिसाब से जो ग्रहों की पोजीशन थी उसके हिसाब से आपको ये गुण मिले हैं, और वही, और प्रमाण क्या, उसका जीवन देख लो। तो अगर मुझे पता पड़ रहा है कुंडली में उसका बुद्ध कमज़ोर है, जिसको हम बेचने की क्षमता, बोलने की क्षमता पे या इंटेलिजेंस या रैशनल थिंकिंग पे लेके आते हैं, तो उस जिस बेचारे को बेचना ही नहीं आता, उसको बोलना ही नहीं आता, और वो खुद से बिजनेस शुरू करना चाहेगा, तो कैसे कर पाएगा? तो सवाल अगर ये है कि मैं जॉब करूँगा बिजनेस, तो पहले मैं बोलूँगा भाई साहब बिजनेस के लिए बेचना पड़ता है, आपको बेचना आता नहीं है, मार्केटिंग आता नहीं है, बोलना आता नहीं है, और आपके पास पैसा भी नहीं है अभी किसी को हायर करने का मार्केटिंग के लिए, किसी और को कर लें, तो पहले आप ये डेवलप करो क्षमता अपने अंदर। अब उसको डेवलप करने में शायद उसको 5 साल लग जाए,
तो वो लगेंगे 5 साल। और वो चाह रहा है मुझे तो अभी चाहिए, मैं तो अभी जॉब छोड़ रहा हूँ, परेशान हूँ जॉब में, तो मैं उसको बोलूँगा कि यार कैसे चलेगा काम। आप समझ लो, तो इस तरीके से अगर हम एडवाइस दे पाएँ तो वो हेल्पफुल है। अब वो माने या ना माने कि भाई मेरे को कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं पैदा हुआ उसके हिसाब से मेरा पैटर्न डिज़ाइन हो गया है, लेकिन इन जनरल होता है। हम जब पैदा होते हैं और जिस पर्यावरण के समझता ना कि मैं दिल्ली का हूँ, तो आ रहा है ना उस प्रभाव उसका मेरी शैली पे, भाषा में, बात करने के। तो वैसे ही हम ये बोल रहे हैं कि जब आप पैदा होते हो उस समय जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में पैदा हुए उसका प्रभाव, उसका एक मेंटल इम्प्रिंट आपके दिमाग पे छप गया है। आप ब्लैंक स्लेट पैदा नहीं हुए हो। और प्रमाण क्या है? कुंडली चेक कर लेते हैं, कुंडली लेके आओ। तो अगर किसी की मैरिज खराब है तो हम बोलेंगे 7वां भाव खराब है, और वो मिलेगा। शुक्र खराब है 7वां, वो हमें देखा है। तो हुआ क्या, पुराने ज्योतिषों ने, ये वन ऑफ द फर्स्ट डेटा एनालिटिक्स मॉडल है जहां हमने कोरिलेशंस करते गए और उनको अप्लाई करते गए, और सबसे ज़्यादा काम हुआ है इंडिविजुअल लोगों की कुंडली पे। पब्लिक प्रेडिक्शंस जो हैं, संसार में क्या होगा, देश में, दुनिया में क्या होगा, उस पर इतना वर्क नहीं हुआ है। वो रामहीर ने बहुत काम किया उसके ऊपर, बाकी लोगों ने उस पर इतना रिसर्च नहीं किया, बट इंडिविजुअल कुंडली से बहुत वर्क किया गया है। तो उसमें बहुत हाई क्वालिटी प्रेडिक्शंस होती हैं। आपको पता है कि हाँ, अगर अष्टम भाव में शनि मंगल केतु बैठा है तो उसके एक्सीडेंट्स होने ही होने हैं, ये प्रॉपर डिस्प्यूट्स होने ही होने हैं, ये इम्पॉसिबल है कि ना हो। लेकिन वो किस लेवल पे होंगे, कब होंगे, किस डिग्री पे होंगे, वो अलग हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि समय उसका कब आएगा। वो तो जब समय आएगा तब उसको दिक्कत आएगी। मतलब आप ये कह रहे हो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से ही फिक्स्ड है। नहीं, हमने क्या किया है कि हमने सिस्टम को ऐसा एनालाइज किया कि हम कुछ परसेंटेज मतलब हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, और जस्ट बिकॉज हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो लोगों को लगने लगा है कि हमें ये पता था या फिर ये चीज़ें पहले से फिक्स थी। वो पहले से फिक्स नहीं थी, वो उस तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिक्स क्या है? आपका पैटर्न फिक्स है, और जो समय आपके सामने परिस्थितियाँ लेके आएगा वो फिक्स है। अब आप करते क्या हो उसके बाद वो आपके ऊपर है। मतलब फ्री विल है। फ्री विल सिर्फ इतनी है कि मैं रिएक्ट करूं, जो मैं ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा हूं। मान लो मुझे क्रोध बड़ा आता है और किसी ने मेरी गाड़ी को मारा, तो क्या होगा? आपको पता है मेरा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? मैं उसको निकल के, जैसे दिल्ली में होता ही है, लड़ाई झगड़े करना, रोड रेज में मारना पीटना, तो वो आप प्रेडिक्ट कर दोगे कि जब भी कोई तेरी गाड़ी को मारेगा तो बहुत मारेगा उसको, क्योंकि तेरे को बहुत गुस्सा आता है। ये प्रेडिक्शन तो आप कर सकते हो ना। तो बस मैं तो ये बता रहा हूँ कुंडली से कि साहब मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, बट मुझे ये पता पड़ रहा है कि आप क्रोधी व्यक्ति हैं। वो माने या ना माने अलग बात है। क्लाइंट कभी नहीं मानता अपने आप को, जनरली लोग नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अलग ही परसीव करते हैं। बट आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुंडली से पता पड़ती है। जब हम बोलते हैं ना मैं कौन हूँ, ये सवाल जब ज्योतिष में आता है, फिलोसफी में आता है, मैं कौन हूँ, और ये जानने के लिए कुंडली इज द बेस्ट मीडियम। बस जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन अगर मंगल खराब है तो वो गुण आप में दिखेंगे, आप मानो या ना मानो। और वो आपको कैसे पता पड़ेगा? वो तब पता पड़ेगा जो परिस्थिति सामने आएंगी, तब आपका वो गुण बाहर निकल के आएगा। लेकिन जहाँ मुझे पहले से ही पता है कि हाँ ये व्यक्ति क्रोधी है, तो आप प्रेडिक्शन दे दोगे ना कि हाँ लड़ाई झगड़ा करेगा। तो वही मैं कुंडली से निकाल रहा हूँ। ये कुंडली में मंगल खराब है तो मैंने देख लिया कि भाई ये व्यक्ति क्रोधी है, और समय निकाल लिया कब इसके चोट लगने का समय आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि तो उस दिन उसको मारेगा और जेल जाएगा। अब अगर वो बोले कि यार मेरे को तो बोला था पंडित जी ने कि यार मेरे को इस दिन एक्सीडेंट होगा, तो हो सकता है मैंने अपनी कार ठीक से चलाई, मैंने अपनी सेफ गार्ड्स कर ली, बट सामने वाला तो फिर मार ही सकता है ना मेरे को। अब उसके बाद जब ये घटना घट गई तो मैंने कंट्रोल कर लिया अपना गुस्सा, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, इंश्योरेंस पे निकाल लूँगा, चला गया। अब आपने चेन ऑफ इवेंट्स चेंज कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही कंट्रोल है कि मैं कैसे बिहेव करता हूँ, बिकॉज संसार में आपका कंट्रोल, प्योर कंट्रोल सिर्फ आपके ऊपर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्ञानवर्धक लग रहा होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, चाहे विषय को लेकर या किसी गेस्ट को लेकर, तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस तरह के विषयों पर और उन तरह के गेस्ट को आमंत्रित करेंगे इस पॉडकास्ट पर। और इसके साथ साथ जो गेमिंग सेक्शन है वो केवल और केवल स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर जाता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। संडे की सुबह आपको वो भी देखने को मिलेगा। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पॉडकास्ट है ये शिक्षणम द्वारा ही संभव हो पाया है। शिक्षणम पर हम अपने भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और 1 साल के भीतर हमारे साथ 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। और इस साल तो अमेरिका में वैदिक ज्ञान के लिए भारत का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म शिक्षणम को चुना गया है। तो यदि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो आपके सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप एक बार जरूर जुड़िए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। हर एक कोर्स में हम आपको फ्री डेमो वीडियोस देते हैं, क्विजेस देते हैं, नोट्स देते हैं। साथ में हमने अनलिमिटेड लाइव सेशंस की भी व्यवस्था की है, जो कुछ कोर्सेज में आ गई है, लेकिन अब सभी कोर्सेज में हम धीरे धीरे देने लगेंगे। और इसके साथ साथ आप Hyper15 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड केवल हमारे हाइपरक्वेस्ट की जो ऑडियंस है, जो हमें इतना प्यार देती है, उनके लिए ही है। तो शिक्षणम की वेबसाइट और ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर जुड़ें। आइए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मैं
जितना बात कर रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ, इसमें ये कि हम एस्ट्रोलॉजी को इतना मिरेकुलस ना देखकर अगर हम इसको हार्डकोर एक साइंस की तरह, एक स्टैटिस्टिक्स की तरह SWOT पढ़ें, analysis, exactly. तो कुछ ज़्यादा ये लोग समझ सकते हैं और फायदा ले सकते हैं, बिल्कुल रेदर देन कि अगर आप इसको पूरी, क्योंकि लोगों को मिरेकल ही चाहिए आज, रातों रात क्या हो इसको हम बोलते हैं फास्ट एंड ईजी। हाँ, फास्ट एंड ईजी। तो इसमें फिर ये प्रॉब्लम दिखी, क्योंकि जितनी बात हुई है उसमें तो अगर हम एक बैठकर पैटर्न बनाएं और समझने का प्रयास करें, जैसे अभी हम मान लीजिए कहीं हैं, हम वेस्ट दिल्ली में हैं, तो वहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, तो हम स्टैटिस्टिक्स से इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें जब मैं ये फ्री विल पर बात कर रहा था, तो फ्री विल को जब एस्ट्रोलॉजी और फ्री विल को सोचने बैठा मैं आज पॉडकास्ट के पहले, तो मैं ये सोच रहा था अगर मान लीजिए फ्री विल नहीं है और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट जो कर रही है ऐसा प्री डिसाइडेड था, तो फिर कर्म सिद्धांत नहीं है। और अगर कर्म सिद्धांत नहीं है तो जब बच्चा पैदा होता है और कुंडली उसको जो मिलती है, अगर मैं ये क्वेश्चन फ्रेम करूं कि उसको किस बेसिस पे वो कुंडली मिली है, किस बेसिस पे वो उसी समय पैदा हुआ है, तो कर्म सिद्धांत तो है ही नहीं, तो हम उस लूप में फंस जाएंगे, क्योंकि फिर वो उसका उत्तर हम दे ही नहीं पाएंगे कि एक बच्चा जो है कहीं पैदा हो रहा है, एक बच्चा कहीं पैदा हो रहा है, दोनों डिफरेंट लाइफ जीते हैं। क्योंकि कर्म सिद्धांत बेसिकली इसी पर है कि जो प्रारब्ध है या फिर दूसरों के जीवन में जो चेंजेस हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। मुझे लगता है इसमें एक इशू है कि अगर हम यहाँ पे हमने पहले ही मान लिया प्रारब्ध है। हाँ, मैं बोलता हूँ छोड़ो प्रारब्ध, मत मानो पुनर्जन्म पूर्वजन्म सब हटा दो। मैं तो बोल रहा हूँ एक्सीडेंटल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स है। हम पैदा हुए और मैंने अपने आप को किसी कंडीशंस में पाया जो मेरी लिमिटेशंस हैं, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मेरे पास सबसे पहला सूत्र क्या है कि जो लिमिटेशंस में घिरा हुआ हूँ उनकी नॉलेज ली जाए, उनके नियम समझे जाए। जैसे अगर मैं पैदा हो गया हूँ गाँव में, तो गाँव में पैसा कैसा कमाया जाता है, क्योंकि पैसा ज़रूरी है खाने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए। तो मैं ये नहीं कि भाई शहर में तो पैसा ग्लूटेन फ्री मिठाई बेच के करते हैं तो मैं यहाँ भी ग्लूटेन फ्री बेचूंगा, मैं गांव में नहीं बिकेगी, तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। तो पहले तो हम ये मान लेते हैं, अभी हम पुनर्जन्म हटा दो। आप सिर्फ इतना देखो क्या एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या वो बिल्कुल रूल सीख है, एक्शन हो तो कॉन्सिक्वेंस होगा। तो अब मेरे को ये देखना है कि जब मैं पैदा हो गया हूँ, उसके बाद मैं जिस लिमिटेशंस के अंदर पैदा हुआ हूँ, तो पहले तो मुझे उन लिमिटेशंस को समझना है और इनके क्या नियम है क्या नहीं। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर मैं चीज़ों को समझना शुरू करूंगा। जैसे अभी बात चल रही थी कि जैसे बुध हैं, कमजोर हैं, तो आप उतने वाकपटु नहीं हैं, उतने अच्छा बिजनेस डील नहीं कर पाएंगे। या फिर मंगल है, मंगल यूजुअली स्टडीज और एजुकेशन से, हायर एजुकेशन, मंगल बेसिकली वो गर्म स्वभाव है, ऊर्जा का कारक है, ऊर्जा का है। तो ये तो आपने बताया कि एक पैटर्न फाइंडिंग है कि जब जब मंगल मुझे यहाँ दिखा उस समय ऐसा है, और बच्चों में ऐसा सूर्य की मुझे क्वालिटी निकालनी है, तो सूर्य फिजिकली, तो नियम क्या है, जो फिजिकल वही मेंटल। हाँ, तो सूर्य कैसा है फिजिकली, बोले गर्म है, पावर सोर्स है, सब उसका चक्कर काटते हैं। जब सूरज उगता है तो हमारी लाइफ उसके हिसाब से कंट्रोल होती है। तो रियल लाइफ में कौन ऐसा व्यक्ति जिसको मैं सूर्य से कंपेयर कर सकता हूँ? तो हमने कहा राजा। रेडी, सब उसके हिसाब से चलते हैं। राजा थोड़ा कठोर भी होता है, हार्श होता है। सूर्य की धूप हार्श होती है, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग और शाम की ड्यूटी अच्छी लगती है, बाकी तो हम धूप में बैठ नहीं पाते हैं। और अगर आप सोचोगे सूर्य को मैंने सोलर सिस्टम से निकाल दिया तो पावर सोर्स है, तो इंस्टेंटली हम मर जाएंगे। तो आपकी बॉडी में वो क्या है ऑर्गन? तो हमने कहा हार्ट, हेड। इस तरीके से फिर हम बीमारियां बाकी चीजें प्रेडिक्ट करने लगे। अभी मैं प्रश्न उपनिषद पढ़ रहा था, तो उसमें सूर्य का कंपैरिजन आपके प्राण से, जैसे 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, और जिसमें प्राण है, अपान है, समान है, उदान है, व्यान है। तो उसमें प्राण को भी जो हमारा गले के ऊपर का भाग है उसमें माना जाता है और उसको सूर्य से कंपेयर किया जाता है। नाउ यू नो क्यों बोला जाता है। तो मतलब फिलॉसफी भी कहीं पहले के लोग फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेकर चल रहे थे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अलग हो गई हैं, और एस्ट्रोलॉजी तो खासकर अभी तो फिलॉसफी है ही इन जनरल की जीवन जीने के तरीके या नियम। तुम नियम तो सीख रहे हैं फिलॉसफी से, तुम्हें नियम सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर आप देखोगे तो धर्म क्या है कि नियमों को जानना। जो सिस्टम में पैदा हुआ हूँ, नियमों को जानूं, फिर उस नियमों को जान के मैं अपने लिए रिसोर्सेज एकत्रित करूँ, जिससे कि मैं जी पाऊँ, परिवार का पालन पोषण कर पाऊँ। फिर जब एक बार रिसोर्स आ गया, पीस ऑफ माइंड आ गया उससे। रिसोर्स हमेशा पीस ऑफ माइंड आता है। तो कुंडली में जो 12 घर होते हैं उनमें सेकंड हाउस होता है रिसोर्सेज का, और वहाँ पे चंद्रमा, जिसको मन बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड बोलते हैं, वो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है उसकी। जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो मन अच्छा फील करता है। फिर जब आपका रिसोर्स आ गए, अब आप क्या करोगे? अपनी इच्छाएं पूरी करोगे। काम, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। जब वो पूरा कर लिया, अब आप बोर हो गए कि हाँ सब देख लिया, खूब मैंने पाव भाजी भेलपुरी सब खा ली, अब मेरे को सोना है। तो अब फिर वो मोक्ष वाली बात पे वो लास्ट स्टेज पे आ जाएगा। तो ये जो फिलॉसफी का बेसिक है वही एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बेसिक है। उसके अंदर भी जो घर हैं उसी प्रकार से बांटे गए। अच्छा, इस पर आएंगे घर पर, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि कुंडली
उतना अच्छे से नहीं जानते हो कि हाँ। क्या होता है, क्योंकि कुंडली की बात कोई करे ना करे हमेशा शादी के समय तो होती ही है, शादी कोई के नहीं साथ बच होती है, सकता हाँ, उससे। यहाँ तो कुंडली मिलाई जाती है इंडिया में। हाँ, तो इसमें एक चीज़ ये जानना है, जैसे अभी तो ये कोरिलेशन से हम जान गए कि बुध का ऐसा है, हाँ। सूर्य का ऐसा है, फिर ये मैं सुनता हूँ कि बुध और ये दोस्त हैं, मित्र हैं या हाँ, मित्र शत्रु हैं, हाँ। या फिर इनका या राशियों के बारे में सुनते हैं कि ये वाटर एलिमेंट को दिखा रही है, ये सब ये जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है, कौन न्यूट्रल है, ये कैसे डिसाइड हुआ है? ये भी कोरिलेशन से पैटर्न कोरिलेशन तो है, तो कोरिलेशन तो बेसिस है। अच्छा, अब इसके बाद और अब कोरिलेशन आप किस किस लेवल पे कर सकते हो वो आपके ऊपर है। जैसे सूर्य का मतलब मैंने बताया कि सूर्य का एक कोरिलेशन तो आपने निकाला पावर सोर्स, एक निकाला हार्ट कोरिलेशन, एक निकाला हेड कोरिलेशन, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं, अब घर के अंदर कौन है वो व्यक्ति जिसके अराउंड हमारा जीवन घूमता है, जो मेन अथॉरिटी है, पिताजी, फादर, तो सूर्य मतलब फादर। ऑफिस में कौन होगा अथॉरिटी? अच्छा, बॉस, राइट। मतलब आप जिस परिवेश में हैं उस परिवेश में आप उसको अप्लाई कर सकते तो अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे किसी सोसाइटी गार्ड ने रोक लिया और बोले मैं तो नहीं जाने दूंगा, तो उस समय वो सूर्य बन गया, आप समझ रहे हो, वो अथॉरिटी है। तो एक तो ये तरीका है। और जब आप दोस्ती यारी की बात करते हो तो अगेन हमने प्लानिटरी क्वालिटीज देखी, जैसे सूर्य भी अग्नि है, मंगल भी अग्नि है, तो अग्नि अग्नि फ्रेंड हो गए। तो मंगल जो है उसको हमने सेनापति बोल दिया। फिर क्वालिटीज निकालने के और भी तरीके थे, जैसे जुपिटर जो है उसके आसपास एस्ट्रॉयड बेल्ट है, सबसे बड़ा प्लानट है सोलर सिस्टम में। इनफैक्ट जुपिटर इतना बड़ा प्लानट है कि वो सन का जो ऑर्बिट है उसको भी छेड़ता है। सन की जो पोजीशन है, सन और जुपिटर भी आपस में चक्कर काट रहे हैं दूसरे का। अगर आप पढ़ोगे, रिसर्च करोगे आज यूट्यूब पे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जुपिटर जो है वो सन की ऑर्बिट को भी हिलाता है अपनी पोजीशन से। तो सन एकदम यहाँ बैठा हल्का सा मूव करता है सन जुपिटर के कारण, तो जुपिटर प्रभाव सन और मून के ऊपर आता है। बट खैर, तो क्योंकि जुपिटर जो है वो सारी एस्ट्रॉयड बेल्ट उसके पास है, अगर जुपिटर नहीं होता तो वो सारे एस्ट्रॉइड्स धरती पे गिरते और हम मर जाते हैं, लाइफ ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें जुपिटर मिला। उनको फिर वो देवताओं के गुरु बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो बोला ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी मोटिव के इतने छोटे से ग्रह का भी संरक्षण कर गया, राइट, तो ये तो पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तो इस तरीके से हमने क्वालिटीज निकालनी शुरू करी। तो जो ब्राह्मण वाली जो क्वालिटी है, ब्राह्मण मतलब जो कंसल्टेंट है, जो एडवाइजर है, जात वाला बन गया वो अलग है, बट अगर हम कर्म से दें, कर्म से ब्राह्मण का मतलब है हर जगह वर्गीकरण तो है ही। एक रूलिंग क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, तो वर्किंग क्लास को हम शनि बोलते हैं, रूलिंग क्लास को आप सन बोल लो, जो टीचिंग क्लास है उसको हम जुपिटर बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, इस तरीके से। तो जो जुपिटर हमारा है उसको हम लोगों ने क्या बोला, गुरु की उपाधि दे दी गई कि तो पुरुष नहीं महापुरुष हम बचाते हैं, और जो भी कर रहे हैं वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं, मतलब उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। जैसे बुद्ध को हम वैसा नहीं बोलते हैं। तो जुपिटर को अगर मैं अपनी फैमिली में लगाऊंगा तो कौन सा मेंबर रहेगा जुपिटर के लिए? कोई भी बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, समझदार, जिससे आप ज्ञान लेते हो, जिससे आप एडवाइस लेते हो, वो जुपिटर है। अच्छा, इसीलिए जो भगवान है तो उनको अच्छा, जैसे भगवान राम के लिए वशिष्ठ जी होंगे, तो भगवान राम जी, अगर आप राम जी को लोगे तो वो सूर्य का बेस्ट, जैसे सूर्य क्या है, किंगली पावर। अब किंग तो बहुत तरह के हैं, कोई है जो गलत इस्तेमाल करता है अपनी पावर का, कोई है जो अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। तो आइडियल राजा कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने सूर्य को राम अवतार बोला गया है। तो राम जी जैसे हैं तो वैसा आइडियल किंग होना चाहिए, एकदम आदर्शवादी, और कोई भी जब अपना न्याय करे तो किसी की तरफ वो ना हो जाए। और इसमें ये भी आपको पता है क्या कि शुक्र को क्यों फिर दैत्यों का या फिर राक्षसों का गुरु बोलते हैं, असुरों का शायद बोलते हैं? हाँ, उनको असुरों का बोलते हैं। उस पर कहानियां पुराणों के अंदर है। अच्छा, ये कहानियां अलग हैं? ये कहानियां अलग है, नवग्रह पुराण है। अच्छा, तो कहानियों से भी हम क्वालिटीज निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी इंटेलिजेंट लोगों को कि अगर हमें कोई कंसेप्ट किसी को समझाना है तो वो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट रूप में समझाओगे वो समझ नहीं पाएंगे, तो आप उन्हें कहानियों के रूप में समझाओ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझाने बैठूंगा तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बोलूं, आप बोलो 3 गुण होते हैं, नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति में 3 गुण, सत्व रजस तमस, उनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, फिर उनकी क्वालिटीज को कहानियों के रूप में समझाएं, तो इट इज ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हो? तो अगर मेरे को सूर्य की कहानियां बतानी है तो सूर्य की क्वालिटीज को मैंने कहानियों के रूप में बता दिया। कोई क्वालिटी किसी और पुराण में निकाल ली, कोई क्वालिटी जैसे चंद्रमा है तो इंद्र देवता के देखते हैं वो हमसे डरे रहते हैं कि कोई मतलब मेरी सत्ता ना हथियाले, और वो चिल मारते रहते हैं, अप्सराओं का डांस देखते रहते हैं, मौज करते रहते हैं। तो मन हमारा वैसा ही है, हर समय आसक्ति में रहता है, मुझे कुछ चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने समझा रखा है। पर वही है, चूंकि अब ये कथाएं लोग पढ़ते हैं तो मैं फिर बोलता हूँ, जैसे उन कथाओं के साथ तो उसके बाद में तो एक अपेंडिक्स नहीं दिया है कि भाई ये चीज ऐसी है, तो उसके लिए दर्शन उपनिषद जरूर पढ़ने चाहिए। बिल्कुल, केवल कथा पढ़ के क्या होता है कि फिर आज के समय में, जब पहले के लोग ठीक है
कथाओं के माध्यम से सीख रहे हैं। आज तो बच्चा कहता है मुझे घुमाओ नहीं, मुझे सीधा बताओ। तो इसलिए आज दर्शन उपनिषद फिर जरूरी हो जाते हैं पढ़ना। उसमें दिक्कत ये भी होती है, लोग कथा से इतना अटैच हो जाते हैं कि जो उसका जो मीनिंग है वो भूल जाते हैं और फिर उसी को पूजा करने लग और जाते हैं। जबकि मैं पुराणों को भी देखता हूँ, क्योंकि कई बार पुराणों पर भी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो उसके बीच में भी वो ज्ञान रहता है दर्शन उपनिषद का, लेकिन वो लोग स्किप करते हैं, वो सिर्फ कथाओं पर रहते हैं। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। उसका कारण ये है कि जो आम आदमी बेचारा, उसकी इतनी इच्छाएं दबी रह गई हैं, तो उसको एक तो हर चीज़ फास्ट एंड ईजी चाहिए, बहुत जल्दी, पेशेंस की कमी होती है उसमें, तो फिर वो इन कथाओं की तरफ भागता है कि यार इनमें कैसे इतने जल्दी मिल जाए, तो पूजा पाठ और इसमें बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। पूजा पाठ सब अच्छी चीज़ें, उपाय अच्छी चीज़ें, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बस वही कथाओं पर गए थे, लेकिन बात ये चल रही थी कि शुक्र को कैसे फिर ये थोड़ा निगेटिव पोर्ट्रे करते हैं, या फिर शुक्र नहीं, नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करते। पहली बात तो कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, वो डिपेंड करता है आप इस्तेमाल कैसे करते हो और जीवन ने किस मोड पे इस्तेमाल करते हो। तो जैसे कोई भी जो लॉ है, जैसे हम बोलते हैं अहिंसा या हिंसा, तो अहिंसा परमो धर्म जब हम बोलते हैं, तो क्या हम उसे हर लेवल पे लगा सकते हैं? नहीं। अहिंसा सिर्फ वहीं लगा पाओगे जहाँ पे बाकी लोग भी उतने ही इवॉल्व होंगे। अगर आप जंगल में जाओगे और वहाँ हिंसा करो तो कैसे काम चलेगा? तो उस हिसाब से तो वैसा ही कंसेप्ट ज्योतिष में भी है कि कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, सबके कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो आपके लिए जो अच्छा हो आप उसको वैसे करो। तो जैसे शुक्र है तो वो बहुत ज़्यादा चमकता है, सूर्य और चंद्रमा के बाद जो बहुत चमकता है, टिमटिमाता है, वो शुक्र है बेसिकली। तो जो भी चीज़ जो बहुत चमकती है, बहुत टिमटिमाती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, वो किस में आएगी? मतलब ग्लैमरस चीज़ को, वो शुक्र में आ जाएगी, लग्जरी शुक्र में आ जाएगी। तो जनरली कि हमारे समाज में जो व्यक्ति थोड़ा प्राकृतिक चीज़ें या मटेरियलिज्म जिसको हम बोलते हैं, उनके पीछे बहुत ज़्यादा जाता है कि यार सुंदर दिखना, टिप टॉप रहना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियलिज्म। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, कर्म फल, इनके बारे में ज़्यादा बात करता है और इन चीज़ों से इतना अफेक्ट नहीं आता, उसको हम स्पिरिचुअलिस्टिक बोल देते हैं, राइट। तो जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भोगने की बात करता है, तो वहाँ पे फिर हम ऐड कर देते हैं, या जिसको हम बोलते हैं रजस गुण, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये एक काम वाला जो गुण है ना, उसमें शुक्र का रोल आता है। अब तो काम को हमने दैत्य बोल दिया। अब इसमें मैं बार बार शुक्र पर क्यों बात कर रहा हूँ? असल में हुआ क्या, इस पॉडकास्ट और कई पॉडकास्ट मैंने पहले भी किए हैं, तो एक दो गेस्ट थे जो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और अपना वर्क कर रहे हैं। और आपसे भी मेरी एक बार बात हुई थी, आपका जो बात पे पॉडकास्ट था, उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था। आपने बात की और बात करते करते आपने मुझसे बोला कि विशाल तुम देखना, तुम्हारा शुक्र जो है वो होगा क्योंकि तुम यूट्यूब कर रहे हो। तो मैंने उस समय इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरा तो कुछ इसमें एक्सपर्टीज नहीं और मैं इसमें कुछ इसमें बिलीव भी नहीं करता। सही बात तो मैंने कहा नक्षत्र बोल रहे हैं भाई, उनकी अपनी फील्ड है, कभी बात करेंगे तो बैठेंगे। उसके बाद एक दिन यहाँ पर और एक गेस्ट आए और उन्होंने भी आते यही बोला कि विशाल आपका शुक्र बहुत वो है, बुद्ध भी अच्छा होगा और आप इसीलिए कैमरे पे आए हो। तो मैं पहले आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आके बोला तो मुझे थोड़ा हुआ कि दो व्यक्ति अगर बोल रहे हैं तो क्या ऐसा देख रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो स्टेटेड है कि शुक्र वाले जो हैं वो यूट्यूब, आज यूट्यूब है, कैमरा है, कल मतलब वो पब्लिक के सामने आएंगे। अब लेकिन आप बोल रहे हो कि शुक्र जो है वो भोगने वाले बहुत होते हैं, पर मैं अभी अपने शुक्र के बहुत सारे वर्जन हैं। ये एक बेसिक हम बात कर रहे हैं। हाँ। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भोगते हैं तब जैसे उनको जब मजा आ रहा है, यानी हर समय। एक होता है भोगने के प्रति आसक्ति। तो मेरा भोग आसक्ति से अलग है या आसक्ति वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि शुक्र अगर मान लो शुक्र अगर आकाश के 12वें पार्ट में हो, तो उसमें फिर ऐसा देखते हैं कि उसमें जो शुक्र मतलब क्या है, मान लो एक होता है लव, एक लव है अटैचमेंट वाला, एक है प्रेम जिसमें सिर्फ देने की भावना है। तो जब आपका प्रेम कुछ डिमांड ही ना करे वापस, बोला बस तेरे लिए कर दिया, तो उसको हम उच्च का शुक्र बोल देते हैं। अच्छा, कि इसमें वीनस की हाईएस्ट क्वालिटी है और वीनस की लोवेस्ट क्वालिटी क्या है कि वो प्यार कैसे करेगा, देख के कैलकुलेट करके कि अच्छा इसके पास इतना पैसा, इतना ऐसे मुझे इतना फायदा होगा, तो उसको मैंने शुक्र नीच का बोल दिया। तो अब डिपेंड कर, तो इस तरीके से अभी अच्छा है कि बुरा है ये डिपेंड करेगा इस्तेमाल पे। तो अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड में हो, वहाँ वीनस नीच का भी आपको हेल्प कर सकता है। तो नीच और उच्च सुनने में अजीब सा लगता है, बट ऐसे नीच नहीं है, वो एक क्वालिटी दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, फास्टेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है और बहुत छोटी साइज़ का है। उसको हम छोटू भी बोलते हैं। बच्चे जो हैं मरकरी से वो करते हैं हम कि छोटे बच्चे जो हैं उनके जो भी गुण हैं वो मरकरी में आपको मिल जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, एकदम ब्लंट होते हैं, मुंह पे बोलते हैं, कोई काम फ्री में नहीं करते, बोलते मुझे क्या मिलेगा, सैरेलैक खिलाओगे तो लालच देना पड़ता है झुंझुना बजा के, राइट। तो जो भी व्यक्ति बिजनेस में है, जो लेन देन का काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बुद्ध के गुण आ जाएंगे।
जहाँ पे भी तार्किक क्षमता बढ़ाने की बात आएगी वहाँ बुद्ध आएगा। बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको इंग्लिश भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, बहुत डेटा गैदर करना पड़ता है। उनसे उन डेटा को पहले वो एक्यूमुलेट करता है, फिर उनको एनालाइज करता है। तो एनालिटिकल एबिलिटीज आपके स्कूल में एस्टैब्लिश होना शुरू होती हैं जब आप माँ से अलग होते हो और स्कूल जाने शुरू होते हो। तो इसलिए एनालिटिकल एबिलिटीज किसमें आती हैं? मरकरी में। तो हम बोलते हैं बुद्ध मजबूत है। तो फॉर एग्जाम्पल कई बार हम देखते हैं तो कुंडली में 12 घर होते हैं, हम आगे बात कर लेंगे। उसमें एक घर होता है जो शरीर का होता है। तो बुद्ध जो है वो अभी हमने बात करी यंग छोटे बच्चे उनको दर्शाता है। तो कई लोग हैं जो अपनी उम्र से कम दिखते हैं। तो उसमें आप पाओगे जो लगन जो शरीर का जो घर है कुंडली में, उस पर बुद्ध का प्रभाव पाओगे ही पाओगे। और ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि अगर आपकी भाषा का बोलने का लहजा एक है, मीठा बोलते हो तो हम बोलेंगे ना बिहार से है, मेरे वहाँ के तो ऐसे बोलते नहीं। तो और आप बोलो यार आपको कैसे पता मैं राजस्थान से हूँ, तो आप बोलो क्या लहजा है। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ वो लहजा जैसे यहाँ तो हमें पता है विजिबल, यहाँ पे जो आपके कारण है वो विजिबल है। क्योंकि मैं बिहार से तो मैं ऐसे बोलता हूँ, इट्स अ विजिबल रीजंस। ग्रहों वाले विजिबल नहीं है इतने, इसलिए हमें लगता है कि ऐसे कैसे। बट कोई बात नहीं, विजिबल नहीं है, प्रमाण तो मिल ही रहा है, तो हम प्रमाण के बेस पे कह रहे हैं। इसमें क्या हो गया? तो जो बुद्ध है, शुक्र है, तो वो क्वालिटीज़ दिखेंगी। तो और अब क्या होता है फिर ज़माना भी देखना पड़ता है कि ज़माना किस चीज़ का है। तो हर ज़माना जो होता है, जैसे सूर्य है तो आज वो जहाँ पर है वो वहाँ पे नहीं रहेगा कुछ साल के बाद। मूव सन भी तो मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन बदल रही है। तो सन का भी फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू गैलेक्सी। और इसी कारण से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ज़माने हैं, जो जनरेशन बदल रही हैं, 20 साल पहले कुछ और तरह के लोग आ रहे थे, अब और तरह के लोग आ रहे हैं, और तरह के लोग आ रहे हैं। तो ये भी वहाँ से देखते हैं। ये जो ब्रॉडर लेवल में अगर हम ब्रॉडर की बात कर रहे हैं तो जैसे कि इंडिविजुअल के लिए तो कुंडली है, ब्रॉडर पे कैसे करते हैं? मतलब अगर हम प्रेडिक्ट करें किसी ग्लोबल क्राइसिस को या कोविड को या फिर हम अर्थक्वेक को, तो वहाँ किसकी कुंडली देख रहे हैं? मुझे ये कुंडली बना रहे हो। हाँ, मतलब क्या है यहाँ, वहाँ पे क्या है? और वहाँ पर जैसे इसमें तो प्रॉपर क्लियर है कि एक व्यक्ति है, उसने वो कब पैदा हुआ है, कब जन्म हुआ है, उसकी कुंडली है। आपने जैसे मैंने आपका भी जब इंस्टाग्राम फॉलो किया तो आप भी कुछ अर्थक्वेक वगैरह प्रेडिक्ट किए हो, तो वो कैसे कर रहे हैं ये बताइए। तो अगेन फर्स्ट तो बेसिक कि कुंडली एक डेटा एनालिटिक्स मॉडल है। अच्छा, राइट, जिसमें हम कोरिलेशन देख रहे हैं। तो जब मैं एक व्यक्ति की बात करता हूँ तो उसमें मुझे देखना पड़ता है कि उस जब व्यक्ति पैदा हुआ उसके कंटेक्स्ट में प्लानिटरी पोजीशन क्या है। क्योंकि अगर इस समय जो बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है जयपुर में, और उसी समय एक बच्चा न्यूयॉर्क में पैदा हो रहा है, तो दिन और रात का अलग आएगा। पूरब में कुछ और तारे दिख रहे होंगे, यहाँ पूरब में सूर्य दिख रहा होगा, वहाँ पश्चिम में सूर्य दिख रहा होगा। राइट, तो जब इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लोकेशन के हिसाब से ही उसकी प्लानिटरी पोजीशन मार्क करते हो कुंडली में। राइट, तो ये तो आगे इंडिविजुअल की बात। अब जब हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो लोकेशन क्या होगी? पूरी पृथ्वी होगी। अच्छा, तो उसमें हम पहले तो देखते हैं कि प्लानिटरी पोजीशंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जर्व किया है कि जब शनि और मंगल साथ में आते हैं तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है। अच्छा, वो क्यों है, क्या है, मान लेते हैं, हमें नहीं पता। हाउ कैसे काम करता है मान लो मुझे नहीं पता, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई साहब। अगर मुझे हाउ नहीं भी पता है तब भी तो हम इसको यूज कर ही सकते हैं। जैसे ग्रेविटी कैसे काम करती है, न्यूटन हैड नो आइडिया, बट स्टिल वी वर एबल टू यूज। हाँ, उसका हम कुछ पैटर्न बना के मैथमेटिकली उसको यूज तो कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हम ये कह रहे हैं कि मैंने आकाश में देखा है जब भी शनि मंगल साथ में आते हैं तो भूकंप और आग लगती है। मान लो मैंने ये पैटर्न देखा है, तो जब जब आकाश में शनि मंगल साथ में आएंगे तो हम बोल देंगे इस तरह का काम होगा। और उसी प्रकार से जो वातावरण बनेगा, अब कलेक्टिव वातावरण की बात हो रही है, कलेक्टिव मेंटल एनवायरनमेंट की, तो उसमें इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी कि जो लोग होंगे जिनकी अपनी कुंडली में शनि मंगल कमजोर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, तो उन सबकी ऊर्जाएं खराब होने लगेंगी और मैच होने लग गया। इसको बोलते हैं रेजोनेंस मान लो। ठीक है, तो मान लो किसी के अंदर पोटेंशियल था लड़ाई झगड़ा करने का, और अब वातावरण भी वैसा आ गया, आकाश में शनि मंगल साथ में आ गए, तो जो इस प्रकार की तत्व हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो समय है वो हम देखते हैं प्लानिटरी पोजीशन से। तो जब शनि मंगल साथ में आएंगे तो मान लो इस तरह की घटना घटेगी, तो हमने जब वो घटना घटती है हम प्रेडिक्ट कर देंगे शनि मंगल भाई 2 महीने साथ में रहेंगे या 1-1.5 महीना साथ में रहेगा, इन 1.5 महीने में घटना घटेगी। अच्छा, इस तरीके से करते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे कि यार कहाँ घटेगी, कहीं तो इतने पूरी धरती के साथ होगा, एक पर्टिकुलर जगह, तो जो देश हैं उनके हम लोकेशन निकाल लेते हैं। जैसे इंडिया के लिए मेन दिल्ली हो गया, तो मैं दिल्ली के हिसाब से कुंडली बना लूंगा। अच्छा, जो प्लानिटरी पोजीशन है वो दिल्ली के अकॉर्डिंग देख लूंगा कि दिल्ली के अकॉर्डिंग कहाँ पड़ रही है। तो मैंने बताया कुंडली में 12 घर होते हैं, तो उसमें एक घर होता है 8th,
और एक होता है 6th। मान लो कि उसका संबंध 8वें घर से बन रहा हो दिल्ली के अंदर, तो मैं बोलूँगा ये जो दिक्कत है आकाश की वो ज़्यादा कहाँ प्रभाव डालेगी? दिल्ली पे। और मान लो यही शनि मंगल किसी अच्छे घर में कुंडली में बन रहे होंगे, किसी अच्छे पार्ट में, तो फिर वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें ये जो हाउस की बात हो रही है और जो 12 घर होते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि 12 भाव कैसे डिसाइड किए गए और क्या 12 ही क्यों है? पहली बात तो क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे हम 12 भाव की बात करते हैं, फिर 12 राशियों की बात करते हैं, आजकल तो न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे भी राशियों के हिसाब से प्रेडिक्शंस आती हैं, तो क्या 12 ही तरह के लोग हैं पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में कि कुंभ के साथ ऐसा होने वाला है? तो अब कुंभ वाले तो बहुत ही हैं। नहीं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बिकॉज अगर दुनिया में 720 करोड़ लोग हैं, हाँ, उसको 12 में भाग दे दो, 60 करोड़, तो क्या 60 के 60 करोड़ ऐसे हो रहे हैं क्या? ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसा है नहीं। तो इसमें अगेन फैक्टर्स आएंगे, देश काल पात्र और ये वो, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि 12 ही क्यों। तो जब हम आकाश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, तो अब मुझे कुछ तो डिवीजन करना पड़ेगा समझने के लिए। अगर मुझे इंडिया की जीडीपी निकालनी है, उसको और अच्छे से निकालने के लिए उसको मैं 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई इंडिया को मैंने 12 स्टेट्स में बांट दिया। हर स्टेट की, अगर मैंने हर एक स्टेट की जीडीपी निकाल ली, सबको ऐड करूँगा तो इंडिया की जीडीपी आ जाएगी। तो अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट अगर इतना इंपॉर्टेंट है, तो कितने प्रकार के फिजिकल एनवायरनमेंट में वेरिएशंस मैं देखता हूँ, उसको ब्रेक किया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एक साल में 12 पूर्णिमा होती हैं जनरली। सूर्य आज यहाँ पर है और दोबारा घूम के यहाँ पे आ गया, इस दौरान पे 12 पूर्णिमाएं गुजर गई। और चंद्रमा इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज सन जो है जब वो उगता है उसके पीछे मुझे तारे दिखाई नहीं देते, तो उसको मार्क करना मुश्किल हो जाता है उसकी पोजीशन को। आप समझ रहे हो? चांद को आप मार्क कर सकते हो इजीली, उसके पीछे तारों की अलग अलग पोजीशन है। तारे बहुत चमक रहे हैं, प्लीडस वाले या रोहिणी वाले, तो हम इजी बोल सकते हैं चंद्रमा रोहिणी में है। इट बिकम्स वेरी इजी टू मार्क पोजीशंस इन द स्काई विद स्टार्स एज अ मार्कर। तो ये सब मार्कर्स हैं आपके। तो राशि हमने क्या किया कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि आकाश के अंदर एक साल में 12 पूर्णिमा होती हैं और मोटा मोटी धरती पे 12 प्रकार के फिजिकल एनवायरमेंटल वेरिएशंस देखे। तो मेंटल वेरिएशन कितने प्रकार के होंगे? 12। तो हमने जो धरती पे जो भी जीव जंतु है उसके जीवन को कितने पार्ट में बांट दिया? 12। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसानों को, आप हर किसी को बांट सकते हो। अब उन पे हम डेटा एनालिटिक्स नहीं कर सकते, राइट? तो उसमें हमने हम पे कर लिया। तो हमारे जीवन को, हमारे दिमाग को हमने कितने पार्ट में बांट दिया? 12 पार्ट। पहले तो हमने आकाश को 12 पार्ट में बांटा। पहले पार्ट को एरीज बोल दिया, सेकेंड पार्ट को टॉरस बोल दिया, थर्ड पार्ट को मिथुन या जेमिनाई बोल दिया। ऐसे करते करते पूरा हमने 12 कवर कर लिए। फिर जब एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसके भी दिमाग को हमने कितने पार्ट में बांटा? 12 पार्ट में। और वो जो 12 पार्ट हैं उनको हमने कैसे डिफाइन किया कि जो पहला पार्ट है, तो आपके अगर मैं बॉडी को 12 पार्ट में डिवाइड करूँ, हर किसी चीज़ को आप 12 में डिवाइड कर दो, तो बॉडी का पहला पार्ट क्या हो गया? हेड। सेकेंड पार्ट क्या हो गया? फेस। थर्ड पार्ट क्या हो गया? आपके कंधे, शोल्डर। चौथा चेस्ट, थोड़ा स्टमक का अपर पार्ट भी आ जाएगा। 5वां स्टमक आ जाएगा, 6 इंटेस्टाइन आ जाएगा, 7 यूरिनरी आ जाएगा, 8 एक्सक्रीटरी आ जाएगा, 9th जंघा आ जाएगी, थाइज। 10th क्या आ जाएगा? घुटने। 11th क्या आ जाएगा? आपकी पिंडलियाँ, काव्स। और 12th क्या आएगा? फीट। इस तरीके से हमने बॉडी को 12 पार्ट में बांट दिया। जब ये बच्चा पैदा होता है, तो अब क्या होता है? बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मुझे कुंडली बनानी है, तो उसके जीवन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 12 पार्ट्स में। तो उसको या तो आप सिंपल टेबुलर फॉर्म में लिख दो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, या उसको एक जो कुंडली के डायग्राम्स जो होते हैं, डायमंड चार्ट या साउथ इंडिया का चार्ट अलग है, वो तरीके हैं उसको प्रेजेंट करने के, अब वो देख लो। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ पे क्या माना गया है? पूरब दिशा को बहुत पायस माना गया है, बिकॉज पूरब दिशा से लाइफ उगती है, सूरज उगता है। तो जब एक बच्चा पैदा हुआ है उस समय पूरब दिशा में मुझे क्या दिख रहा है? दैट बिकम्स अ रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, वो फर्स्ट हाउस है क्या? वो आपके जीवन की, हाँ, वो फर्स्ट हाउस है। तो अगर मैं पैदा हुआ और पूरब दिशा में मैंने देखा कि जो तारों की शेप है वो शेप कैसी है? शेर वाली। और शेर वाला जो पार्ट है उसको हम 5th पार्ट ऑफ द स्काई बोलते हैं, लियो। तो जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 5। कि ये जो बच्चा है, इसका जो हेड है, पूरा शरीर है, जो फर्स्ट हाउस है, यानी शुरुआत होती है जीवन की, उसकी डोर कहाँ बंदी है? किससे बंदी है? पूरब दिशा में उगने वाले तारे की, एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि वो फिजिकल एनवायरनमेंट को उसने डिफाइन किया। और लियो की क्वालिटीज हमने निकाली हुई हैं। तो उसके अंदर कौन से गुण आ जाएंगे? लियो वाले। उसके शरीर में कौन से गुण आएंगे? लियो वाले। तो अगर उसके फर्स्ट हाउस में लियो आ गया तो सेकंड हाउस में क्या आ जाएगा? वर्गो आ जाएगा। 6 नंबर राशि आ जाएगी। अच्छा, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से।
तो हाउसेज तो 12 ही हैं, लेकिन उनमें राशियों के नंबर बदलते रहते हैं। इट्स लाइक कि जो स्टेट को आपने राज्यों में बांट जो दिया, फर्स्ट डिसाइड होता है उसके बाद फॉलो कर उसके लेते बाद फॉलो कर लो उसको बेसिकली। और फिर देख लो कि अगर क्या जो वो लियो वाला पार्ट ऑफ द स्काई है, क्या वहां पे कोई प्लैनेट भी है, क्या कोई ग्रह भी है क्या, तो उसको डाल दो। तो उसको डाल दो वहां पे। तो मान लो उस समय सूर्य भी, मान लो अर्ली मॉर्निंग में बच्चा पैदा हुआ है, तो अर्ली मॉर्निंग मतलब सूर्य तो मुझे क्या दिखेगा, ईस्ट दिशा में मेरे को दिखेगा लियो वाले स्टार्स दिखेंगे, और क्या दिखेगा, सूर्य दिखेगा। तो लगन में सूर्य आ गया, और साथ में मुझे वो भी दिख रहा है, मंगल भी दिख रहा है, वो लाल रंग का, तो मैंने मंगल भी लिख दिया। तो अब क्या है, उसके जो फर्स्ट हाउस है उसका लगन, इसी को लगन बोलते हैं, फर्स्ट हाउस को ही लगन बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। किसी कुंडली है, लगन की कुंडली है, तो आपको हम लगन बोलते हैं उसमें। तो ये फर्स्ट हाउस का लगन हो गया। लगन क्या हो गया, सिंह राशि हो गई। तो अब उस व्यक्ति के पूरी बॉडी के अंदर सूर्य और मंगल का प्राइम इन्फ्लुएंस आएगा उसके जीवन पे। उसके जीवन का जो देखने का तरीका है उसमें सूर्य और मंगल गुण आएंगे। और सूर्य क्या है, राजा, और मंगल क्या है, सेनापति। दोनों मतलब एक मिलिट्री रूल है, एक राजा का रूल है। तो उसमें आप कैसे गुण पाओगे, अग्रेसिव, डोमिनेटिंग और इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो आप पाओगे। अभी राजा किस प्रकार के हैं, हो सकता है कि कन्या राशि उगती और वहाँ पे सूर्य मंगल होते हैं, तो कन्या में सूर्य मंगल के अलग गुण आएंगे। सवाल ये उठता है कि राशियों में गुण कैसे निकाले आपने। तो अगेन कोरिलेशन एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी प्लैनेट लियो राशि से जाता है उसमें ईगो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर गुण है ईगो वाले। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में आकर रहता है 3 साल, तो उसमें एक टोरा आ जाता है, मतलब दिल्ली का गुण क्या है, टोरा वाला। तो इस तरीके से हमने राशि में गुण निकाल लिया। मतलब 3 चीजें हैं, एक तो भाव है, मतलब वो हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉडी के पार्ट्स। फिर उसमें एक राशि आती है, मतलब कॉन्स्टलेशन। नहीं, कॉन्स्टलेशन नहीं, राशि। अच्छा, वो कुछ अलग है। कॉन्स्टलेशन इज डिफरेंट थिंग। राशि इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी कॉन्स्टलेशंस। अच्छा, कॉन्स्टलेशन को हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र का मतलब है स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार्स। मतलब वो एक स्टार भी हो सकता है, एक स्टार भी हो सकता है, मल्टीपल स्टार ग्रुप भी हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाव में राशि और फिर एक प्लैनेट है, तो ये 3 चीजें हैं एक जगह पे, इनका भाव, राशि, प्लैनेट। अच्छा, और राशि का फर्दर सब डिविजन वो नक्षत्र है। जैसे मान लो दिल्ली है, वो एक राशि है, और दिल्ली के गुण क्या है कि थोड़े से रॉबीला, टोरा, ये दिल्ली के गुण है। पर क्या पूरा दिल्ली वैसा ही है, नहीं। साउथ दिल्ली अलग है, नॉर्थ दिल्ली अलग है, वेस्ट दिल्ली अलग है। तो इसको और कर सकते हैं बाइफरकेट। तो ये जो सब डिविजन है इसको हम बोलते हैं नक्षत्र। अच्छा, अब इसमें आप और घुस जाओ कि साउथ दिल्ली में भी तू कहाँ का है, बोले तू जीके का है, तू मालवीय नगर का है, तो अंतर आ जाएगा उनमें। तो इसको बोलते हैं नक्षत्र। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का जो व्यक्ति होगा जनरली थोड़ा वो स्लैंग में बोलते हैं, कस वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर मुझे पता पड़ा वो तो दिल्ली का नहीं साउथ दिल्ली का है, तो फिर वो अंग्रेजी में करेगा। तो अब तूने और उसको डिफाइन कर दिया। तो ये हमें, तो ये जो था ना मूवमेंट, तो राशि को और पार्ट में बांटे, नक्षत्र को और बांटेगा, उसको बोलते हैं नवांश। उसको और डिवाइड करते, ऐसे करते चले जाओ डिवाइड। अच्छा, तुम उसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कितना भी माइन्यूट। एक राशि 2 घंटे की है, उसको तू 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हो जाएगी 40 to 40 मिनट्स की। उसको और डिवाइड कर दे, करते जा 1 सेकंड तक का डिफरेंस निकल जाएगा। और इधर जुड़वा का यही आंसर है। जुड़वे बच्चों में 1 सेकंड में हो सकता है कि जो डिवीजन है वो कोई और पढ़ रहा हो वहाँ पे। कई बार सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस से जिला बदल जाता है ना, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो कई बार जुड़वा बच्चों में वैसा दिखाया जाता है, 1 सेकंड का भी वो डिवीजन आता है। बट अगेन वो माइन्यूट करने के लिए बहुत रिसर्च, बहुत स्टडी की ज़रूरत है, जो अभी इस देश में इतनी नहीं हो रही है। एंड द पॉइंट इज, जो समाज के जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये आउट ऑफ पैशन नहीं आ रहे हैं। अभी जो बच्चे आ रहे हैं जनरली, तो ये कि कमाई का कोई और स्रोत नहीं है। हाँ, तो बहुत इजी कमाई है, इजी मनी। 3 दिन का आपने कोर्स किया टैरो का, 3 महीने का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। और लोग बेचारे मासूम हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है, तो उनको आप कुछ भी बोल दो। और जैसे भी जो ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें एनीबडी एज ऑफ नाउ कैन ओपन अ चैनल। किताब में लिखा हुआ है सूर्य पंचम भाव में हो तो क्या होता है, तो वही आपको अंग्रेजी में बोलना है, वही आपको हिंदी में बोलना है। वो बोलते रहो, वो जाते रहेंगे, काम चलता रहेगा। लेकिन वो रिसर्च पे काम नहीं कर रहा है, प्रेडिक्शंस पे वर्क नहीं कर रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है इस पे वर्क नहीं कर रहा। बहुत ही कम लोग हैं, मतलब मुश्किल से गिनती से 8 से 10 लोग होंगे बस पूरे भारत में जिस पे काम कर रहा है। इसमें जो भाव की बात हो रही थी कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईस्ट से, और उसके बाद फिर 12 भाव बनाए। हाँ, तो फर्स्ट हाउस हमेशा ईस्ट है। तो ईस्ट पहला भाव आपका बॉडी का हो गया, लगन बॉडी हो गया, होल बॉडी इन जनरल। और उसमें भी एग्जैक्ट शरीर, ये आपका सॉरी आपका हेड है बेसिकली, आपका हेड और बॉडी इन जनरल। हाँ। मतलब लगन वो चीज़ है जब हम सोते हैं, सोते समय हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता। लेकिन अगर कल को आपकी वाइफ आपको देखे सोते हुए तो बोलेगी ना कि यार ये वैभव है,
तो वो जिस शरीर को इंडिकेट कर रहे हैं वो शरीर है आपका लगन। और इसमें फिर आगे जब बढ़ते जाते हैं हाँ, तो फिर अलग अलग भाव क्या क्या होते हैं? फिर अब इसको समझते हैं। अब तुम जाग गए, तुम बोलोगे मैं वैभव हूँ, तो जो मैं है, मैं आई का जो पार्ट है, जो कुजितो एर्गो अपन से हम पढ़ते हैं उसके अंदर, डेकार्ट्स के अंदर आई, तो उसको हम बोलते हैं लग्नेश। अच्छा। यानी इस भाव का स्वामी। जो सिंह लगन है, लियो साइन, उसका स्वामी सूर्य को बोला गया। सूर्य को। क्योंकि इसमें गुण कौन से? सूर्य वाले, स्वामी हो गया सूर्य। और सूर्य उसमें अगर आ भी गया तो आ भी गया तो फिर वो तो बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा। पर वो डिपेंड करता है बल्ले बल्ले कैसे है। अच्छा। क्योंकि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के है कि सूर्य तो लगन में आ गया, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? एकदम ईगो, किसी की सुनेगा नहीं, ऐसे मतलब चलेगा ऐसे, कोई मैं किसी को भाव नहीं देता। परंतु उसका शनि कमजोर है, मतलब वो मेहनत नहीं करता। बुद्ध कमजोर है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो मान लो वो ऑटो चला रहा है। चौड़ है लेकिन ऑटो चला रहा है। तो आगे के ये जो भाव हैं और क्या क्या है? तो फर्स्ट हाउस क्या था अपना? हेड हो गया। सेकंड क्या हो गया? फेस, मुंह, जिससे हम खाना खाते हैं, जो भी हम खरीदते हैं उसको एंजॉय करते हैं। सेकंड हाउस है रिसोर्सेज का। अच्छा। थर्ड हाउस किसका है? कंधों का, ये पराक्रम का, अच्छा। करेज का। जब आप कुछ बोलते हो उस वाणी में आप क्या भरते हो, वो थर्ड हाउस से देखते हैं हम। कम्युनिकेशन, आपके कान और वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। फोर्थ हाउस आपका आता है चेस्ट का, आता है लोअर पार्ट ऑफ स्टमक का, आता है पीस ऑफ माइंड का, आता है मदर का, आता है। तो फोर्थ हाउस कुंडली में माँ का भी है और पीस ऑफ माइंड का भी है। अच्छा। तो माता के बारे में जानकारी फोर्थ हाउस से मिलती है। फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। सिक्स्थ हाउस आपकी बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। ना यहाँ से आपको पता पड़ेगा कितनी साइंटिफिक होती जा रही है कुंडली के जो कंसेप्ट है, कितना फिलोसॉफिकल है, कितना ये। कुंडली में इंटेस्टाइन्स के भाव को बीमारी का भाव बोला गया। मतलब गट हेल्थ कमजोर है तो आपको बीमारी रहेगी। और इसी को और कन्वर्ट कर लो तो रोग बोल देंगे, इसी को कर्जा बोल देंगे, इसी को एनिमीज बोल देंगे। फिर आपका सिक्स्थ हाउस कमजोर है तो आपकी गट हेल्थ भी कमजोर होगी, आपके एनिमीज भी बहुत ज्यादा होंगे, परेशान रहोगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। फिर इसमें और भी ज्यादा वो है मॉडिफिकेशंस, एनिमी बड़े हैं, मतलब सूर्य लगन में आ गया, सिक्स्थ हाउस का स्वामी भी मजबूत है, तो आप अगर आपके दुश्मन मजबूत हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली बड़े आदमी हो गए। तो ऐसे हम कर सकते हैं प्रेडिक्शन, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। मैंने उसमें भी कहा था बाद वाले में कि मोदी जी की मम्मी आए मेरे पास, तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री बनेगा, इम्पॉसिबल है। 1950s में आप ये बोलोगे कि बच्चा बहुत बढ़िया जीवन में करेगा और 40 के बाद राइज है इसका, कुछ प्रभावशाली काम करेगा और कुंडली बहुत जबरदस्त है। तो माँ क्या बोलेगी? माँ अपने हिसाब से कुंडली देखेगी। पढ़ाई कैसी है? मैं बोलूँगा एवरेज। बोले शादी वादी, मैं बोलूँगा वो भी इतनी चलेगी नहीं। बच्चे, मैं बोलूँगा वो भी कमजोर है। फिर कहा कि मेरे बच्चे की कुंडली अच्छी है तो उनके लिए कुंडली खराब हो गई। पर मैं बोलूँगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी, लेकिन 35-40 के बाद ये जीवन में अच्छा करेंगे और 50 के बाद तो और राइज करेगा। तो बोलेगी 50 के बाद किया भी तो क्या किया। तो अगेन आपको समझना पड़ेगा, देखने का नजरिया है, कौन कुंडली दिखा रहा है, कौन कुंडली देख रहा है। तो वहाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि सूर्य बली है, शनि बली है, शुक्र बली है, जीवन में बहुत बढ़िया गाड़ी घोड़े टॉप क्लास जीवन जिएंगे, बट आफ्टर 40-45 उसके बाद इनका राइज होगा, इतना बोल सकता हूँ मैं बस। पर वो एग्जैक्ट कैसे होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सन का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अधिकारी तो बन नहीं सकते, ये पढ़ाई कमज़ोर है और 35 के बाद IAS की एग्जाम दे नहीं सकते। तो शायद मैं इमेजिन करूँगा अब ना, यहाँ पे आगे सब्जेक्टिविटी, देश काल पात्र, मैं सोचूंगा कि कैसे पॉसिबल है। तो मैं बोलूँगा कि यार शायद किसी सरकारी आदमी को OSD लग जाए, किसी नेता के साथ लग जाए, हु नोज। तो वो मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूँ। तो इसमें तो लेकिन एस्ट्रोलॉजर जा सकते हैं ना आगे, मतलब अगर बेवकूफ़ बनाना हो तो? बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसमें आप सिर्फ देख रहे हो, ज्योतिष का काम है, GPS है कुंडली, तो गूगल मैप से बताता है हमें कि अब ये है वो है। वो ये नहीं बोलता कि मेरे कारण ट्रैफिक जाम लगा है और मैंने हटाया ट्रैफिक जाम। तो जिसमें जो गड़बड़ी हुई वो ये हुई कि कुछ लोगों ने क्या किया कि अगर उन्हें पता है कि इसका समय अच्छा आने वाला 2 महीने के बाद, तो वो बोल देंगे ये उपाय करो, फिर वो क्या बोलेंगे, हमारे कारण तेरा समय अच्छा हुआ है। जैसे वास्तु में भी होता है, कई मैं पढ़ता हूँ कि कैसे बने मंत्री से महामंत्री, हमने उपाय किया था वास्तु का, उसके बाद इनका राइज हुआ है। बट वो हम जरिया बन सकते हैं, आप समझ लो, हम जरिया बन सकते हैं, बट है तो उसी का ही यार सब कुछ, उसी की मेहनत है, उसी की वो है। तो इतना जो अभी जितना भी मैंने जाना है आपसे, क्योंकि इसके पहले थोड़ा बहुत मैंने मतलब देखा है लोगों को और समझने की भी कोशिश की है कि कुंडली क्या होती है, 12 भाव क्या होते हैं। मतलब मैं एक बेसिक ह्यूमन से तो थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी रहती है, बिलीव नहीं करता था। अभी जितना मैंने बात किया, अभी मुझे इतना पता चला है कि रैदर देन कि इसको आप एक मिराकुलस कोई ऐसा कमांडमेंट लेकर कि ये चीज़ ऐसे होगी ही, आप एनालाइज करो। जैसे आपने बताया देश काल पात्र और बिहेवियर, और इसमें स्टैटिस्टिक्स आती है, इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा रोल प्ले कर रहा है, अगर उसकी आप
जैसे एक तरह से एक सुपर कंप्यूटर हम बना लें और इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे दें तो कुछ ना कुछ आपको वो बताएगा। उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो ये आपका डिसीजन है, जो आप अपने भले के लिए कर सकते हो। तो यहाँ तक मैं दर्शकों को भी समराइज़ कर दूँ कि यहाँ तक हमने एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेमवर्क कैसा है, ये मैंने जानने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या किससे मिल रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं, वो कितना रैशनल है, वो कितना साइंटिफिक है, और जो रेमेडीज़ हैं वो कितनी साइंटिफिक हैं, क्योंकि रेमेडीज़ के नाम पर बहुत पैसे लोग लेते हैं, क्या वो नहीं है। तो ये सब भी जानना है। अभी बहुत समय भी हुआ है तो इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले पार्ट में मिलेंगे जहाँ पर मैं और भी आपके ही प्रश्नों को और अपने प्रश्नों को, जहाँ पर हम अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जब कोई प्रैक्टिस करता है तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और आप किन चीज़ों को लेकर सतर्क रहें जब इन फील्ड्स में आए जहाँ पर बेईमानी की चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर और भी चर्चा हम नक्षत्र जी से करेंगे।